same what we were discussing previously as well. That was recording the financial transaction, and we were discussing the how to analyze any business transaction. तो वो ये 5 स्टेप हम कर चुके हैं, if you remember. इन 5 स्टेप में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले ये देखा था कि when to recognize any transaction to be recorded into accounting record, और उसके लिए हमने रिकग्निशन इशू, वैल्यूएशन इशू और क्लासिफिकेशन इशू पढ़ लिया था. वो वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिकग्निशन, ये स्टेप नंबर 1 में, अगर मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले लूँ, 1 मिनट. तो स्टेप नंबर 1 ये ठीक है. इस स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, वी एनालाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन. और यूजुअली आपको मैंने बताया था कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो एनालिसिस होते हैं वो ये होते हैं कि वेदर it is the appropriate time to recognize this transaction now in our book of accounts, and then whenever we are recognizing, what value we will be required to record on our business transactions, and then finally जो था वो classification. ये था हमारा analysis. Once we have understood that this transaction need to be recognized on some this specific value, और फिर इसको इस तरह हम क्लासिफाई करेंगे, तो उस पे हम क्या करेंगे, then we apply step number 2. and what is the step number 2? that we apply the debit and credit rule, जो कि हमने देखा था कि एसेट और एक्सपेंस, ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसेट और एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट. जब भी एसेट और एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और उनमें डिक्रीज क्रेडिट. बाकी सारे के सारे अकाउंट इनके उलट चलेंगे, यानी लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, उनमें इंक्रीज क्रेडिट है और उनमें डिक्रीज डेबिट है. ठीक है, ये जो डेबिट एंड क्रेडिट जो रूल था वो हम अप्लाई कर देते थे, और जब ये रूल अप्लाई कर देते थे, सो वी वर देन कैपेबल ऑफ going to step number 3, which was recording the entry, and we were recording that entry. कोई मुझे बता सकता है कि हम वो जो एंट्री रिकॉर्ड करते थे उस चीज का क्या नाम हमने रखा था? यहाँ पे पहली बार जर्नल. General journal. So general journal was the first place where we have analyzed, we have applied the rule, and then we have recorded that thing. तो आप ये देख सकते हैं कि हमने तो मैनुअली किया. Usually the good corporations and even the formal businesses are now converting to computers. So what they do, they carry out that task of journal in computer. ठीक है, वो स्पेसिफिकली इस तरह नजर नहीं आता जो कि हमने देखा कि यूजुअली उसके बैकग्राउंड पे यही वर्किंग है कि something need to be debited and something need to be credited. And you have seen that whenever we were entering a business transaction, we were calling it passing a transaction or passing entry. So we were passing business entries into the journal, and each entry was considered to be complete whenever its debit was equal to credit. तो ये हमने एक रूल देखा था कि डेबिट एंड क्रेडिट जब पूरा हो जाता था तो हमारा एक बिजनेस इवेंट या एक बिजनेस एंट्री कंप्लीट कहलाती थी. Once we were done with the journal, then we were required to present our information in classified record, or we can say in different classification. So for that classification, we have used the posting of entries into the ledger, that was T account. तो वो हम क्या करते थे कि T अकाउंट में फिर उसको पोस्ट कर देते थे, और T अकाउंट हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर कोई भी अकाउंट, एनी बिजनेस अकाउंट, वी कैन गेट इन डिटेल कि उसकी क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ इंक्रीजेस, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ डिक्रीजेस, and then we were capable of understanding what was the outstanding balance. जैसे आपको मैंने बताया कि जर्नल में आप काइंडली अपने माइक जो है म्यूट रखिएगा, जब आपने क्वेश्चन करना होगा तब इसको आप फिर अलाउ कीजिए, ठीक है? अच्छा, तो इसमें फिर हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल वी वर टॉकिंग अबाउट कैश, वी वर टॉकिंग अबाउट द कैश, दैट जो कैश है वो तो हमें
जो जर्नल में था उसमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन थी, बट वी वर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द ऑन गोइंग बैलेंस और व्हाट वाज द स्पेसिफिक बैलेंस ऑफ कैश आउटस्टैंडिंग ऑन सम पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो उसके लिए हमें जो यूजफुल टूल मिलता है वो क्या है? वो है लेजर, दैट इज टी अकाउंट। सो वी वर देन मेकिंग अ टी अकाउंट्स एंड द टी अकाउंट्स वर helping us in recognizing or understanding the outstanding value that remains for any particular asset, a liability or equity or revenue or expense. जब हमने वो बना लिया था तो उसके बाद हमने कहा था कि वी नीड अ समराइज रिजल्ट टू सी द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और वो समराइज रिजल्ट हमने स्टेप नंबर 5 किस में देखा था? वो हमने देखा था ट्रायल बैलेंस। trial balance में। और trial balance, what does the trial balance present? The trial balance present that up till this date जो हमारी transaction हो चुकी हुई हैं उसके बाद उनके outstanding balances क्या है? What is the balance of cash? What is the balance of trade debtor or account receivable? What is the balance of accounts payable? What is the outstanding balance of prepaid rent, etc. etc. ये तमाम हमारी क्या थी? ये हमारी ट्रायल बैलेंस में हमने इसको ये हमने अब तक कवर कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कि हमने देख लिया कि ये इसके बाद जो हम टी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, टी अकाउंट्स के बाद उनके जितने भी एंडिंग बैलेंसेस होते हैं वी समराइज दैट इन आर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसमें हम इसको समराइज कर देते हैं। We will be talking a little bit about the trial balance as well, but before moving to the trial balance, I will try to, you can say, elaborate the accounting cycle in front of you. कि accounting cycle क्या है? It is accounting cycle is actually a process in which accounting is working. ठीक है? It is accounting cycle is actually a process in which accounting is working. ठीक है? तो उसके मुताबिक हम बात करेंगे। तो हाउ द अकाउंटिंग साइकिल इज वर्किंग, तो ये देखें ये हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल है। इसको मैं इसको मैंने फिर क्या करना है, इस अकाउंटिंग साइकिल को हमने सीखना है। देखें हमने जो स्टेप 1 2 वहां पे देखे थे, स्टेप 1 2 के बाद जो हुआ था अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद द passing out entries. So when do we pass out entries? We pass out entry in journal. तो it is our step number 1 in accounting. ठीक है, ये हमारे accounting में step 1 है। ठीक है, तो step number 1 हमारे क्या होता है कि हम journal में entry record कर देते हैं। Once we record an entry, so our second step in accounting cycle will be posting that entry into the ledger. So you can see that after 1 the second step will be posting the transaction to the ledger, from journal to the ledger. And once the posting is carried out, after some period of time, हम एक period के बाद, for example monthly या weekly या quarterly and not later than annually। ठीक है, mostly जो business internally generate करते हैं they are generating mostly the periodic summary which is carried out in step number 3। that is what they do, from the posting of ledgers they find out the outstanding balances and then they post that to the ट्रायल बैलेंस। और वहां पे उसकी समरी बता देते हैं कि व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस व्हेन द ट्रायल बैलेंस इज कैरिड आउट। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है और दैट चैलेंज इज दैट वी हैव सेड दैट द currently the business are working with the going concern। और going concern से हमने ये कहा था कि the business will never liquidate, वो कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा। इट विल नेवर गेट वाइंड्स अप, वो वाइंड अप नहीं होगा, बल्कि इट विल कंटिन्यू इट्स वर्किंग फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। तो वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि देन हाउ टू रिकॉग्नाइज और हाउ टू इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस। तो उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था वी हैव टू देन डिवाइड द बिजनेस इन डिफरेंट पीरियड। तो उस पीरियड को डिवाइड करने में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो हमारे जो स्टेप नंबर 4 होगा वो क्या होगा, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, वी आर एडजस्टिंग फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि इस पीरियड में हमारा रेवेन्यू कितना था और इस पीरियड में हमारी जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे। सो एक्चुअली वी आर मैचिंग
the revenue and expenses according to the period. अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने एरोज डाली हुई हैं वो क्या है कि these adjustment is actually a repetition of step number 1 2 3, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, वो step number 5 में ले जाते हैं. Step number 5 में क्या होता है कि once again we pass journal entries for adjustments. We pass journal entry for the adjustments. In journal, we post them into the ledger. Ledger balances are updated, and then these updated balances are re-summarized in a trial balance. This time, this trial balance will be known as adjusted trial balance. ठीक है, वही तरीका है. 1 2 3 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 1 2 3 are repeated at number 4. At number 4, the 1 2 3 are repeated, and we are now calling it as adjusted trial balance. Now, why do we call it adjusted trial balance? Because we have adjusted a revenue for that particular time period, and we have adjusted the expenses for that particular time period as well. जैसे अब हम जब illustration देखेंगे उसमें आपको और भी क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये कैसे हम एडजस्ट करते हैं पीरियड में. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिंपली ये बता दूं कि अब हमने जो पिछली क्लास में पिछले सेशन में एक क्वेश्चन किया था, और उसमें अगर आपको याद हो तो हम वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद बिजनेस दैट हैव एक्चुअली पेड अ 6 month एडवांस रेंट. तो वो जो रेंट था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी एन एसेट, और वो 6 month एडवांस था. अब एक महीना गुजर चुका हुआ है. जब एक महीना गुजर चुका हुआ है तो आपके ख्याल में क्या अब वो 6 month अभी भी 6 month रहते हैं? नहीं, उसमें 1 month एक्सपायर हो गया है. सो दैट 1 month नीड एडजस्टमेंट. उसकी क्या है, हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है. सो दैट्स व्हाई इसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे. जैसे प्रीपेड रेंट को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. इसी तरह हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदे थे, हमने स्टेशनरी खरीदी थी. अब उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन इस पीरियड में क्या हो चुका हुआ है, यूज हो चुका है, यूटिलाइज. सो वी नीड टू adjust all those utilized things that has been utilized in this particular time period. और फिर इसमें हमने ये भी देखना है कि इस टाइम पीरियड में हमारा जो रेवेन्यू था क्या वो सारा का सारा रिकॉग्नाइज हो चुका हुआ है या कुछ ना कुछ रेवेन्यू हमसे मिसिंग है. सो दैट विल बी नोन एज एडजस्टमेंट. once we carry out these adjustment entries in journal, we pass the, you can say, post the entries into trial balance after the ledger T accounts. T accounts हमारे update हो जाते हैं. So once the T accounts are updated, so we need to update the trial balance as well. So this updated trial balance will be known as adjusted trial balance. Now, once we have prepared adjusted trial balance, what we can now do, we can now extract financial statement out of these adjusted trial balance. हमारे पास क्या आ सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस से लेके आएंगे, सो दैट विल बी नॉट कंसिडर एज रिलायबल. क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं किया गया है पीरियड के लिए. So that's why we need to go through this adjustment process first in order to draw our financial statement. और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है, ये आपको पहले भी मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा है पहला इनकम स्टेटमेंट, नंबर 1. नंबर 2 इज इक्विटी स्टेटमेंट. Number 3 is balance sheet, and number 4 is cash flow statement. All these 4 statements are then draw from this trial balance, adjusted trial balance. Particularly, we draw you can say the 3, that is income statement, balance sheet statement, and equity statement based on this adjusted trial balance. Once the financial statements are drawn and they are communicated to the investors, or you can say the economic decision makers, when these financial statements are communicated, it means accounting process is almost now complete. In order to now complete the process, now in order to recognize, okay, all adjustment is being carried out, the period is being adjusted, so then what we are required to do in step number 7, we will be required to close down our adjustment that is being carried out for, you can say, the period. तो हम period end closing करेंगे. अब if you remember, let me take the annotator. If you remember, we have talked about 2 type of accounts. ठीक है, 2 types of accounts.
वो टू टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या थे? नंबर वन था परमानेंट अकाउंट या रियल अकाउंट. Do you remember we have discussed this? No. अच्छा नहीं किया तो आज करेंगे. परमानेंट अकाउंट एंड द सेकंड इज परमानेंट और रियल. इसको परमानेंट या रियल अकाउंट कहते हैं. परमानेंट अकाउंट और रियल अकाउंट. एंड नंबर टू आर नॉमिनल अकाउंट. ये आप नोट्स ले सकते हैं इसकी, ठीक है. नॉमिनल अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट. कीप द रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ यू और इसको आप नोट ले लीजिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट. वन आर परमानेंट और रियल, अनदर इज टेम्पररी और नॉमिनल. ठीक है. अब ये दो अकाउंट हैं. इसमें जो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो परमानेंट अकाउंट या रियल अकाउंट है वो कौन कौन से हैं. ठीक है. परमानेंट या रियल अकाउंट. Permanent या real accounts are three. That is assets, liability or equity. These three accounts are considered as real account or permanent account. ठीक है. Whereas in nominal account we consider revenue and expense. 5 एलिमेंट पूरे हो गए ना. There are 5 elements of financial statement. 3 are permanent and 2 are temporary or nominal. अब क्या होता है कि asset, liability और equity, these account remain and these are transferred from one period to another. वो एक period से another period क्या होंगे? Revenue and expense must be matched with what? It must be matched with the period. कि हमारा जो period है उस period में हमारा revenue कितना हुआ या expense कितना हुआ. जब हमें पता लग गया है कि इस period में हमारा इतना revenue हो चुका हुआ है, इतना expense हो चुका हुआ है, so we do not need to keep that revenue and expense account any further. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पीरियड क्लोजिंग एंट्री करेंगे. और पीरियड क्लोजिंग में हम क्या करेंगे? रेवेन्यू को भी क्लोज कर देंगे और एक्सपेंसेस को भी क्लोज कर देंगे. वी क्लोज these two accounts. ठीक है. और वो क्लोजिंग कैसे करेंगे? दैट इज थ्रू जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग देम इनटू द लेजर. और जब उसका लेजर में पोस्ट करेंगे तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के जितने भी लेजर होंगे वो नील हो जाएंगे. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टी अकाउंट रेवेन्यू का कर देता हूँ. तो रेवेन्यू का अकाउंट जो क्लोज कंसिडर होगा तो कैसे कंसिडर होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1200 जो रेवेन्यू की फिगर है क्रेडिट साइड पे, उसको 1200 से हम डेबिट कर देंगे. तो जब ये 1200 से डेबिट कर देंगे तो आप कहते हैं कि 12 minus 12 is 0, so it means it is being closed. और इसको हम क्लोज कर देंगे. That you will understand whenever we carry out the illustration. So once we close our transaction, so the revenue accounts and the expenses account, we will be required to create a closing trial balance that we have done our closing correctly. And once this is done, so our accounting cycle is completed, we start a new year, and we start a new year right here in number 9, right? So I will clear out these things. तो क्या होगा कि हमारे पास पीरियड क्लोजिंग हुई. पीरियड क्लोजिंग के बाद हमारे पास क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आ जाएगा. क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जब हो जाएगा तो हमारा पीरियड क्लोज हो जाएगा एंड दैट इज बीन डन. हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया 1 से लेके 8 तक. अब क्या होता है कि 1 पे हमें दोबारा आना पड़ेगा. We need to come back to the 1. It means we are starting a new period, and whenever we are starting a new period, so we will be required to carry out reversal of some accrual adjustment. यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट किए थे उसको थोड़ा सा हम रिवर्स करेंगे. That is particularly, you can say,
made by the expert accounting. Mostly आप लोगों ने BCom वगैरह में इसको नहीं देखा होगा, but we will consider that why these reversing of accrual adjustment are required. So this is the accounting cycle that is on our plate, and we will be trying to understand it from two different business perspectives. One is service business, कि service business में ये accounting cycle कैसे चलेगा, and then another is merchandising business, that how these steps are carried out in merchandising business. ठीक है? So these are the different steps that we will be repeating. And keep in mind this 1, 2, 3 is repeated every time in adjustment. It is also repeated in the period closing as well. These financial statements are prepared after adjustment. जब तक हमने adjustment नहीं किया होगा तो तब तक हम अपना जो financial statement है उसको reliably consider नहीं कर सकते. अब हम ट्रायल बैलेंस को एक बार फिर ले लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस को आपने देखा था कि व्हाट वाज ट्रायल बैलेंस. ठीक है, द ट्रायल बैलेंस, द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द अकाउंट मस्ट बी इक्वल. ट्रायल बैलेंस में हम आपने देखा था कि हमने दो कॉलम बनाए थे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, और उसमें जितनी भी आउटस्टैंडिंग हमारे बैलेंसेस थे, जितनी भी लेजर अकाउंट्स थे, उन तमाम के लेजर अकाउंट हमने क्या कर दिए थे, वहां पे पोस्ट करके उनके बैलेंसेस देखे थे. एंड व्हेनेवर इट वाज इक्वल तो हमने कहा था कि अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना. इसके बाद क्या है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड पीरियडिकली, यूजुअली ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, टू टेस्ट दिस इक्विलिटी. और हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है, इसको देखने के लिए, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देखने के लिए कि हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है, और उसकी समरी देखने के लिए कि अब हमारी पोजीशन क्या रही है. उसके बाद फिर हम क्या करते हैं. अच्छा, ये मीटिंग जैसी क्लोज होगी, इसमें तकरीबन कोई 6 मिनट रहते हैं हमारी मीटिंग टाइम में, तो उसके जैसी ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद हम वी टेक अ ब्रेक फॉर मगरिब. हम मगरिब पढ़ेंगे, 20 मिनट की 25 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ये खुद ब खुद जब ड्रॉप हो जाएगी. वी कंटिन्यू अंटिल अनलेस इट. ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि we said that the trial balance is prepared periodically and it must have equal debit and credit balance. इसमें स्टेप क्या है? स्टेप्स ये हैं कि हमने देखा था कि हमने जितने भी लेजर अकाउंट्स थे वो उसमें मेंशन किए, और जो लेजर अकाउंट थे उनके बैलेंसेस, जो एसेट थे उसको डेबिट साइड पे लिखा, जो एक्सपेंसेस थे उसको भी डेबिट में लिखा था, और जो इक्विटी थी या जो लाइबिलिटी और रेवेन्यू था उसको क्रेडिट बैलेंस में लिखा. So list down each account, that is T account. T accounts का जो हमारा ledger account का जो name थे, cash, account receivable, accounts payable, prepaid rent, supplies, office supplies, stationery supply, etc. These were different accounts, and these accounts were then mentioned on the trial balance. और trial balance में हम फिर उसका debit balance in the left column लिखते थे और credit balance on the right column लिख लेते थे. जब वो हम कंप्लीट कर देते थे तो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर एडिंग दैट एड फुट एट ईच कॉलम. हम उस कॉलम के एंड पे एक फुट कॉलम ऐड कर देते थे, यानी लाइन लगा के देखते थे कि डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का जो टोटल है, सम है, वो कितना है. कंपेयर द टोटल ऑफ द टू कॉलम्स एंड इट मस्ट बी इक्वल. And if it is not equal, it means that we have missed something. We have not transferred, we have not posted some of the account into the हमारा जो trial balance है उसमें नहीं किया. लेकिन there is possibility that we may have made some error. So how to overcome those error? ठीक है. An accounting entry. An account may have a balance other than its normal balance. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एसेट का नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट है, जो लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट है, जो इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट है, जो रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट है, और जो एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस है वो भी क्रेडिट है. वो नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स. ठीक है. और उस समटाइम कैसे हैपन होता है, वो ऐसे होता है कि सर आपकी आवाज
बस नहीं सही आ रही। अब आ रही है या तो आ रही है। ठीक है। अब अच्छा, साथ साथ ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो जिनको जो इश्यू होगा, सो इंशाल्लाह वी विल कवर इट अप विद रिकॉर्डिंग. आई विल बी uploading this recording to the Muallim and the Google Classroom as well. So those people who are missing some points, they are you can say handling some discontinuity, वो connection का जो problem है वो इसमें overcome हो जाएगा. Anyway, अच्छा, हमने ये कहा था एन एसेट अकाउंट में हैव अ क्रेडिट बैलेंस, लेकिन ये एसेट जो होगा ना वो यूजुअली है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट, ठीक है. अब बैंक अकाउंट आपको पता है यूजुअली, अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे टी अकाउंट बनाऊं बैंक का, तो देखें बैंक इज आर एसेट, ठीक है, बैंक इज आर एसेट. अगर बैंक है तो आप देखेंगे इसका बैलेंस हमेशा इस साइड पे आएगा, यानी इसका डेबिट जो है, इसका डेबिट हमेशा क्रेडिट से बड़ा होगा, क्रेडिट छोटा होगा, डेबिट बड़ा होगा, तो ये नॉर्मल बैलेंस कहलाएगा. लेकिन इफ इट इज अ बैंक अकाउंट एंड इट इज नॉट कैश अकाउंट, तो फिर क्या हो सकता है कि समटाइम्स द बैंक में प्रोवाइड अस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी and we may find out that this balance is greater than our debit balances. तो इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बिकम क्रेडिट. दो कि हमने कहा था कि एसेट जो है इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन बैंक ऐसा अकाउंट, ऐसा एसेट है जो कि कभी कभार क्रेडिट में भी क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है. इसी तरह कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट रिसीवेबल, देखें अकाउंट रिसीवेबल, व्हाट आर अकाउंट रिसीवेबल? Account receivable are those accounts or those collection from our customer that they have bought something from us but have not paid the money yet. ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो बैलेंस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा और यहाँ पे बैलेंस कम होगा. ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल रिमेन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल रिमेन एज डेबिट. लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारा एक कस्टमर है, वो कस्टमर ने पिछले पैसे भी दे दिए और हमें कुछ मजीद पैसे भी दे दिए, उसने कहा को और ज्यादा सामान भिजवा दो, तो इन दिस केस वो अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये कभी आपके सामने यहाँ पे तो किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट दैट विल बी कैरिड आउट इन एडवांस अकाउंटिंग, जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ क्रेडिटर होंगे. ये अकाउंट रिसीवेबल जो होता है ये कंट्रोल अकाउंट होता है, तो इसका तो नॉर्मली बैलेंस आता है. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कोई इस तरह हमारा कस्टमर है कि वो स्पेसिफिक कस्टमर उसने ज्यादा पैसे दे दिए तो वो एडवांसेस में चले जाएगा, सो दैट विल बिकम आर लाइबिलिटी इंस्टेड. तो ये जब एसेट का बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा, सो दैट विल बी कंसिडर एज लाइबिलिटी इंस्टेड ऑफ एसेट. लेकिन होगा वहीं पे, रिप्रेजेंट होगा वहीं पे जिस तरह होता था, लेकिन इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा. इसके बाद हमारे पास जो हो सकता है वो है दैट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट में हैव अ डेबिट बैलेंस. दो की लाइबिलिटी हम हमेशा कहते हैं कि क्रेडिट होती है, समटाइम्स इज पॉसिबल, समटाइम्स, लेकिन आपके क्वेश्चंस में कभी ये पॉसिबल नहीं होगा, पहले से आपको बता दूं. समटाइम्स इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकली, कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अपने सप्लायर को, यानी हमारा एक सप्लायर है, तो सप्लायर वी आर परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम सप्लायर, सो द सप्लायर बिकम अकाउंट्स पेएबल फॉर अस, एंड समटाइम इट इज पॉसिबल दैट वी पे इन एडवांस टू आवर सप्लायर. तो हमारी जो लाइबिलिटी थी वो an error was made in recording in carrying out the account balance to the trial balance. ठीक है, error was made in carrying the account balance to the trial balance. अभी हो सकता है कैसे, ये एक कॉमन एरर है, यूजुअली हो जाता है कभी इंसान के साथ. फॉर एग्जांपल एक बैलेंस था, वो था 5800, ये एक बैलेंस था किसमें, एक टी अकाउंट में. लेकिन हमने देखा 5800, इसको जब हमने लेके गए, किस में लेके गए, हम लेके गए इसको फॉर एग्जांपल अपने ट्रायल बैलेंस में. तो ट्रायल बैलेंस में इसको जब हम लेके गए तो हमने गलती से इसको लिख लिया हुआ है 8500. ठीक है, ये भी एक एरर है. ठीक है, ये भी एक एरर है. इस एरर का वो खास स्पेसिफिक नेम होता है जिसको मैं करंटली भूल गया हूँ इसको समथिंग. लेकिन इन दो एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एरर 1 और एरर 3, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं.
एरर वन के हमने कोई डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट में लिख ली है या कोई क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट में लिख ली है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डेबिट बैलेंस ये टोटल है, मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ, टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और ये इस तरह लिख लेता हूँ कि यहाँ पे है टोटल बैलेंस 10,000 और यहाँ पे है टोटल फॉर एग्जांपल 9,500। सर ये ट्रांसपोजिशन एरर था मेरे ख्याल से। हाँ, ये वाला जो था ये ट्रांसपोजिशन है। ये तो अब मैं एरर वन की बात करूँ, पहले एरर वन की बात करूँ। एरर वन में फॉर जी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ गया 9,900 फॉर एग्जांपल 9,900, ठीक है। अब ये 9,900 जो हमारे पास आया हुआ है, ये अब इसकी जो देखें डिफरेंस कितना है 10,000 में और 9,900 में, इसमें डिफरेंट है 100। इसमें कितना डिफरेंस है 100। अब 100 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 2 पे। जब 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो इससे आंसर कितना आ रहा है 50, ठीक है। अब यहां पे मुझे पॉसिबल शक क्या लग रहा है कि ये इक्वल जो है 2 पे डिवाइड करने से ये एक इवन नंबर निकला है या होल नंबर निकला है। whenever we divide the difference by 2 and it become a whole number, वो इसका हाफ है। तो what does it possibly tell me? It possibly tell me कि ये देखें ये क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये 50 क्रेडिट में होना था, लेकिन वो क्रेडिट के बजाय किस में हो गया है, डेबिट में हो गया, डेबिट। ठीक है। अब ये देखें अगर तो यहाँ पे मैं देख लूं कि एक अकाउंट है फॉर एग्जांपल यहाँ पे था प्री पेमेंट, ठीक है, प्री पेमेंट। और प्री पेमेंट में मैं देख लूं, प्री पेमेंट नहीं सॉरी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा प्री पेमेंट के बजाय मैं इसको कह देता हूँ कि यूटिलिटी बिल पेमेंट। एक मिनट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि यूटिलिटी बिल पेबल यूपी लिख लेता हूँ, ठीक है, यूपी। अब ये यूटिलिटी बिल पेबल पॉसिबली क्या है, एक लाइबिलिटी है, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे 50 लिख लिया हुआ था, किसमें, डेबिट में। अब हुआ क्या, डेबिट ज्यादा हो गया और क्रेडिट कम हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, मैं ढूंढता गया, मैंने डेबिट में ढूंढा कि डेबिट में यूटिलिटी बिल पेबल एक्चुअली क्रेडिट है, लेकिन मैंने गलती से इसको डेबिट में लिखा हुआ है। तो ये एक एरर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अब यहाँ से सिंपल इसको काट के, यहाँ से काट के यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर सकूँ इरेज करके, ठीक है, ये 50। अब क्या हो जाएगा, देखें यहाँ से 50 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 9,950, 9,950। और वो कितना हो जाएगा, वो 50 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 9,950, तो इक्वल हो गया 50। अब ये कौन सा एरर है, ये एरर वन, अ डेबिट वाज एंटर इनटू एज अ क्रेडिट और क्रेडिट वाज एंटर इनटू अ डेबिट। तो वो कैसे होता है, डिफरेंस कैलकुलेट करें, divide the difference by 2 and you will find it out a whole number. If it is a whole number, then try to find out something of debit is being written into credit or something of credit is being written into debit, लेकिन वो exactly same amount आएगी। जैसे यहाँ पे 50 था तो वहां पे भी 50 था, exactly same amount। अच्छा, ये नंबर 3 जो है सर ये इसको डिवाइडेड बाय 2 क्यों करते हैं हम? ये देखें अब डिवाइड बाय 2 इस तरह है, देखें डबल इफेक्ट है ना। डबल इफेक्ट कैसे आ रहा है, देखें कि एक तो ये 50 से कम हो रहा है और एक ये 50 से और ज्यादा हो रहा है, तो डबल कितना इफेक्ट आ गया, 100 इफेक्ट आ गया। एक तो क्रेडिट 50 से कम हो गया और दूसरा डेबिट 50 से ज्यादा हो गया, तो इफेक्ट डबल हो गया। कितना डबल हो गया, 100। तो इसलिए इसको हम हमेशा 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो लेवल 3 एरर है, इसमें जैसे ये स्टूडेंट ने याद दिलाया, जी तो वो है ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है, ट्रांसपोजिशन एरर। ये ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब ये ट्रांसपोजिशन कहते हैं कि हम वो जो डिजिट है उसके नंबर को आगे पीछे कर देते हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि नंबर इस तरह हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये, चलिए एक एग्जांपल हमने ले लिया,
5800 था, लेकिन उसको जब हमने लिखा तो 8500 आ गया, ठीक है। अगर वो ये 8500 आ गया तो इसका जो डिफरेंस निकलेगा, यानी अगर आप ये देखें तो हमारा जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा, डिफरेंस जो निकलेगा, ये काइंडली कोई कैलकुलेटर निकाल के इसका डिफरेंस मुझे बताए कितना निकलेगा। $3300 यही निकलेगा। नहीं सर, नहीं सॉरी, 2700 सर 2700 ठीक है 2700। तो ये निकला डिफरेंस 2700। अच्छा, अब ये जो है इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब दूसरा रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। एक तो हम वही 2 वाला अप्लाई कर देंगे, 2 वाला करेंगे कि 2700 को 2 पे डिवाइड करो। 2700 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1350। अब हम 1350 को ढूंढेंगे, लेकिन हमें 1350 कहीं पे नजर नहीं आएगा। एक्सीडेंटली हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो कि 1350 ही हो, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो डेबिट वाला क्रेडिट में चला गया, ठीक है। अगर इस रूल पे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि अब जो डिफरेंस है उसको हम 9 पे डिवाइड करेंगे। ट्रांसपोजिशन एरर को ये एक मैथमेटिशियन ने निकाला था, इसको कहते हैं मैजिक नंबर 9, ठीक है। तो ये 2700 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 9 पे, ठीक है। जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 300 सर। अगर ये 300 आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये क्या होल नंबर है ये, या हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शंस में नहीं है। अगर ये होल नंबर है सो इट गिव्स अस अ सेंस कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि हमारा क्या हुआ है, ट्रांसपोजिशन एरर में आ गया है, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन एरर में क्या आ गया है, हम कहते हैं कि वो जो कोई नंबर है जो कि वो आगे पीछे हो गया है, तो इसलिए हम वो ट्रांसपोजिशन एरर को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देंगे कि कोई हमारे जो ट्रांसफर के वक्त में हमने कैलकुलेट तो सही किया था उसमें टी अकाउंट में, लेकिन जब उसको लिख रहे थे किसमें, ट्रायल बैलेंस में, तो वहां पे हमें कोई गलती हो गई। तो ये 9 पे डिवाइड करने से हमें क्या ट्रांसपोजिशन एरर मिल सकता है। लेकिन दैट दीज आर द सर 9 पे क्यों डिवाइड किए? ये एक आपको मैंने बताया कि इट इज अ मैजिक नंबर। ये कोई मैथमेटिशियन ने निकाला था। यूजुअली आप बैंक में देखेंगे जितने भी कैशियर हैं वो यही करते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा नंबर है कि ये हमें बता देता है कि ट्रांसपोजिशन एरर जो है वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 होता है। जो भी आप ट्रांसपोजिशन एरर ले लेना वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, ये है 45 और इसको लिखते हुए हमने कितना लिख लिया, 54। अब इसका डिफरेंस जो है वो भी 9 से डिविजिबल है। आप जितने भी इस तरह के नंबर लेंगे वो हमेशा 9 से डिविजिबल होते हैं। तो ये एक मैथमेटिशियन ने वो अपने एल्जेब्रिक मेथोडोलॉजी से निकाला था कि जितनी भी ट्रांसपोजिशन एरर होते हैं वो 9 से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो डिविजिबल बाय 9 है तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रांसपोजिशन एरर मौजूद है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है, अगर ये जो ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसपोजिशन एरर है, उसको डिवाइड बाय 9 भी करना है या फिर जो आपने ऊपर बताया था डिवाइड बाय 2 करना है? उसको दो तरीके, एक है पहले करते हैं तो हम कहेंगे कि there is a possibility that something of debit has been written into credit या something of credit has been written into debit। तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार फिर नजर दुरा के उसको देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल चले हम ऐसे कर देते हैं कि वो अपने पिछले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। मैं ये सर ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है उससे बेहतर मतलब सवाल ही सही तरह कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ नहीं कोई नहीं, ये इतना वो नहीं है, देखें। अच्छा ये देखें, ये क्या है, ये हमने पिछली बार क्या बनाया था, ये आप लोगों को याद है, हमने ये बनाया था अपना ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला वाला एरर क्या है, पहला वाला एरर ये है, फॉर एग्जांपल ये स्टोर सप्लाई है ना, ये मैंने डेबिट में लिखने थे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने गलती से डेबिट के बजाय इसको क्रेडिट में लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये बैलेंस क्या है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ये आउट ऑफ बैलेंस है तो इसका अगर मैं डिफरेंस ढूंढूंगा तो डिफरेंस कैसे ढूंढूंगा, डिफरेंस ऐसे ढूंढूंगा कि
इन दोनों का डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पे इज इक्वल टू कर दूंगा 628 माइनस ये 631, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे क्या पता लगा कि जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट से ज्यादा है। कितना है, ये है 3000। अब मैंने आपको क्या रूल बताया कि आप इसको डिवाइड करें 2 पे, तो मैं कहूंगा कि ये 3000 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आता है 1500। तो मैं कहूंगा कि अब 1500 को मैंने ढूंढना है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं कहूंगा ये 15000 है, 1500 नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखा, अच्छा यहाँ पे आके मैंने देखा कि हाँ ये एग्जैक्टली 1500 है जो कि मेरे जो 2 पे डिविजिट करने से आया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा कि ये क्रेडिट में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन है क्या, ये तो एक एसेट है, और एसेट यूजुअली क्या होता है, वो डेबिट होता है, क्रेडिट तो होता ही नहीं है। तो इसको मैं कंफर्म करूंगा कहाँ से, अपने टी अकाउंट से। टी अकाउंट में जाके देखूंगा कि ये डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो सिंपली इसको रीट्रांसफर कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस आ जाएगा। अच्छा ये था एक। दूसरा, अब ट्रांसपोजिशन एरर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये यूटिलिटी बिल है, इसमें मैं ट्रांसपोजिशन एरर खुद बनाने वाला हूँ। ट्रांसपोजिशन एरर ये कि यूटिलिटी बिल पेबल हमारा 3500 है, लेकिन यहाँ पे लिखते वक्त मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया 5300। ट्रांसपोजिशन एरर हो गया, ठीक है। अब देखें बैलेंस कितना है, 1800। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1800। अब मैंने जब 2 की डिवाइड की तो मैं 900 को ढूंढ रहा हूँ, ना यहाँ पे 900 तो कोई ट्रांजेक्शन है, ना है यहाँ पे है। तो मैं अपने ट्रांसपोजिशन एरर को ढूंढने के लिए क्या करूंगा, ये जो डिफरेंस है इसको डिवाइड करूंगा किस पे, 9 पे। अगर 9 को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 200, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि हाँ कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है। या पे माइक म्यूट कर दें, आपके घरों की आवाज आ रही है सर, किसी के माइक से बहुत शोर आ रहा है। ये सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, तो जिसने भी जब सवाल करना होगा तो ये तब। असद इदरीस है, असद इदरीस। अब सारे म्यूट हो गए। अच्छा जी, अब देखा यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांसपोजिशन एरर जब मैंने कर दिया तो ट्रांसपोजिशन एरर से डिफरेंस ये डेबिट और क्रेडिट का कितना है, 1800। अब ये 1800 जब डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस आया तो इसको मैंने किस पे डिवाइड किया, 9 पे डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 200, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि इट इज डिविजिबल। इफ इट इज डिविजिबल इट मींस दैट सम ऑफ द फिगर इज बीन, यू कैन से erroneously बीन, यू कैन से रिटन इन ट्रांसपोजिशन, यानी कोई आगे पीछे हो गया। अच्छा यहाँ पे जब मैं बैंक में होता था हम एक काम करते थे फर्दर, जो कि हमें ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में दे देता था कि ये जो फिगर है वो टारगेटेड फिगर कैसे। मैं इसको सर्च करूंगा, आप भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रांसपोजिशन एरर इन ट्रायल बैलेंस, आपको भी शायद मिल जाए। हम जब बैंक में होते थे कैश में यूजुअली ये ट्रांसपोजिशन एरर आती थी, तो उसको 9 पे डिवाइड करने के बाद फिर हम एक और प्रोसेस करते थे जिससे हमें पता लगता था कि कोई फिगर में या तो हमने एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है या एक जीरो कम लगा हुआ है। हाँ ये भी ट्रांसपोजिशन एरर हो सकता है, जैसे 1 लाख है और उसको मैंने 10,000 लिख लिया, ये भी एक ट्रांसपोजिशन एरर होगा। तो ये ट्रांसपोजिशन एरर पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि रिकन्फर्म। रिकन्फर्म का क्या मतलब है कि वी आर देन रिकन्फर्मिंग विद ऑल ऑफ टी बैलेंस अकाउंट, ये जितने भी बैलेंस है टी अकाउंट में उसको रिकन्फर्म करते हैं कि यहाँ पे हमने सही पोस्ट किया है या नहीं। अगर इन दोनों से भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होगा कि हमने कोई पोस्टिंग ही नहीं की, हमने कोई टी अकाउंट में पोस्टिंग ही मिस कर दी है। अगर हमने टी अकाउंट में पोस्टिंग मिस की है तो कीप इट माइंड ये ट्रायल बैलेंस कभी भी बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब भी ये तो हो गया हमारा ये एरर को समझने की कोशिश हमने की। अब हमने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, तो हम कहेंगे एरर पॉसिबल रीजन क्या है, वो रीजन हमने जानने की कोशिश की। अब ये जो देन फोर्थ जो है वो द ट्रायल बैलेंस वाज फुटेड इनकरेक्टली, यानी उसका हमने रीटोटल करो उसको, ये तो कम है ना, तो टोटल करना है। कभी कभी बहुत बड़ा ट्रायल बैलेंस होता है, हो सकता है कि हमने जो उसको ऐड करने की कोशिश की वो ऐड करने में एक फिगर हमने मिस कर दिया, तो उसको रीटोटलिंग से भी हो सकता है कि वो एरर रेक्टिफाई हो जाए। तो ये 4 पॉसिबल रीजन है जो कि
हमारे उसमें आ सकती हैं ट्रायल बैलेंस की एरर में. So today we are moving forward to our chapter number 3 and moving towards the हमारा कौन सा है, हाँ, फोर्थ स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल. फोर्थ स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल क्या है? एडजस्टमेंट्स. ठीक है, ये मैं अगर अकाउंटिंग साइकिल तक दोबारा चला, मैंने इतनी ज्यादा, अच्छा एनीवे, अब हम क्या, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टेप नंबर 4. हमें अपने अकाउंटिंग साइकिल में स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 4 में मूवमेंट का जो हमारा इरादा है वो क्या है? वो है क्वेश्चन था सर, छोटा सा सर. जी 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 जी, करेक्ट. जी, क्या है क्वेश्चन? सर वो आपसे पूछना था कि वो हमें क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मतलब हमें ट्रायल बैलेंस में से ये एरर्स ढूंढने. नहीं, ये वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद बजाते खुद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एरर ढूंढने के लिए मैंने सर आपको वो फिर ये जितने जो भी वीडियो आप जो 10, लेजर्स हैं 11, वो लेजर्स भी 11 देने होंगे मिनट्स कि ये तमाम लेजर्स हैं और ये हम्म. हाँ, वो आपका प्रैक्टिस तब हो सकता है कि आप अगर कोई गलती कर ले तो ये प्रैक्टिस आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो आप गलती ना करें तो आप फंसेंगी नहीं. ठीक है जी जी. अच्छा जी. अब एनीवे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है तो इसके एरर बहुत कम हो गए हैं. ये जो एरर होते थे ये यूजुअली होते थे जब हम मैनुअल रिकॉर्ड, लेकिन हाँ, कंप्यूटर में भी ट्रांसपोजिशन एरर कंप्यूटर में भी हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को भी फीड किसने करना है? इंसान ने करना है. तो हो सकता है कि वो जब की पंच कर रहा था तो 8 के बजाय 3 दबा दिया या 3 के बजाय 5 दबा दिया, तो इस तरह के ट्रांसपोजिशन एरर आ सकते हैं. लेकिन वो कंप्यूटर खुद ब खुद वो यदि रिपोर्ट जनरेट करके आपको आइडेंटिफाई करवाता है. एनीवे, अभी देखें हम क्या है, एडजस्टमेंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वी आर टारगेटिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारा टारगेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, हमारा अगर टारगेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली क्या चीज? इनकम. हम कहते हैं कि हमने अगर एक पीरियड कंप्लीट किया, एक महीना किया या एक साल किया, तो वो एक पीरियड का हमारा इनकम क्या है या वो एक साल का हमारा इनकम क्या है, तो वो इनकम डिटरमिन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. और वो कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम डिटरमिन करने के लिए आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडजस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं कि एडजस्टिंग द पीरियड इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है उसके लिए एडजस्टमेंट हमेशा होते हैं. ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो अबाउट एडजस्टमेंट्स हैं कि एडजस्टमेंट कैसे होते हैं और एडजस्टमेंट के बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं. दो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेवल पे बनाना सीखा हुआ है कि एसेट कैसे लिखते हैं, लाइबिलिटी कैसे लिखते हैं. ठीक है, सो चैप्टर नंबर 3 is about measuring business income, and that measurement of business income is usually carried out through what? It is carried out through adjustments. तो सबसे पहले जो है एडजस्टमेंट हमें क्यों चाहिए, बिजनेस इनकम हमें कैसे डिटरमाइन करना होगा? तो बिजनेस इनकम हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू नेट इनकम. ठीक है, नेट इनकम क्या है? ये पिछली बार भी हमने देखा था कि नेट इनकम इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. So net income is the net increase in owner equity that result from operation of a company. आपको मैंने ये भी बताया था कि देखें हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है, एक है प्रॉफिटेबिलिटी और एक है लिक्विडिटी. अब प्रॉफिटेबिलिटी हमने क्या कहा था? क्या है प्रॉफिटेबिलिटी? इफ देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी, जब हमारे इक्विटी में इंक्रीज आती है ड्यू टू नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, विल बी नोन एज नेट इनकम. अब वो नेट इनकम जो डिटरमिन्ड होता है वो दो चीजों पे होती है, एक है रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंस. सो नेट इनकम इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट नेट इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. आपको मैंने बताया कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा हो तो क्या होगा? इनकम होगा. अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से कम होगा तो फिर क्या होगा? फिर लॉस होगा. लॉस. तो हम कहते हैं रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, देन इट विल बी नोन एज नेट इनकम. एंड इफ द रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन द रेवेन्यू, इट विल बी नोन एज नेट लॉसेस. कीप इट माइंड, नेट इनकम को हमने कहा था कि इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी. सो नेट लॉस, व्हाट विल बी अ नेट लॉस? इट विल बी अ डिक्रीज इन ओनर इक्विटी.
इसके बाद अब ये पहले हम बयान कर चुके हैं। इसके बाद अब ये पहले हम बयान कर चुके हैं रेवेन्यू को, कि व्हाट इज अ रेवेन्यू। आपको मैंने बताया था कि रेवेन्यू इज एन इंक्रीज इन ओनर इक्विटी और इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम फॉर्मली इसको अब क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। दीज डेफिनेशन आर अवेलेबल इन द बुक, यू डू नॉट नीड टू वेरी। हाँ, ये IASB की जो डेफिनेशन है ये मैंने IASB से उठाया है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कैसे डिवाइड करता है। एनीवे सिंपली दोनों बहुत सिंपल हैं। पहले आप बुक के साथ जाएं तो भी ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल के साथ जाएं तो वो बहुत बेहतर है आपके लिए। रेवेन्यू आर इंक्रीज इन ओनर इक्विटी। जो ओनर इक्विटी में इंक्रीज होता है वो रेवेन्यू होती है, लेकिन इस इंक्रीज पे कुछ शराइत हैं। वो शराइत कहाँ से शुरू होते हैं, वो यहाँ पे, रिजल्टिंग फ्रॉम सेलिंग गुड्स, रेंडिंग सर्विसेज और परफॉर्मिंग अदर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो वो कहते हैं ये कि रेवेन्यू में जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज इन ओनर इक्विटी, बट इट इज नॉट बिकॉज दैट ओनर हैव मेड इन्वेस्टमेंट। ये ओनर इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज नहीं है, बल्कि ये ओनर इक्विटी में इंक्रीज किसकी वजह से है, सेल ऑफ गुड्स की वजह से। हमने गुड्स सेल किया, उसकी वजह से इंक्रीज आया, तो ये रेवेन्यू है। रेंडरिंग सर्विसेज, हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड किए तो उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हुई, उसकी वजह से इक्विटी में इजाफा हुआ। या परफॉर्मिंग अदर बिजनेस एक्टिविटी, जो भी हमारे अदर बिजनेस एक्टिविटी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऑपरेशंस हैं, जैसे हम ऑपरेशन करते हैं और उसकी वजह से कोई इंक्रीज आता है तो वो ओनर्स इक्विटी में आएगा। ठीक है, सेलिंग गुड्स, रेंडिंग सर्विसेज और परफॉर्मिंग अदर बिजनेस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कुछ ब्रोकर हाउसेज हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं, तो उसमें उनको उनकी जो कमीशन है दैट विल बी कंसिडर एज अ रेवेन्यू। ठीक है, कमीशन के अलावा भी वो इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो भी उनकी रेवेन्यू में आएंगी। तो ये तमाम ऑपरेशन से, परफॉर्मिंग अदर बिजनेस एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या हो रहा है, ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज आ रहा है। अगर ओनर इक्विटी में इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन होंगे तो वो रेवेन्यू कहलाएगा। अब इसको जो IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो प्रोफेशनली कैसे डिफाइन करता है, अगर आप रिकॉल करें तो मैंने तकरीबन यही डिफिनेशन शुरू के क्लासों में आपको बताया था कि इनकम इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन दी सर वो जी सर एक स्टूडेंट है, वो इंटरनेट में इशू आ रहा है उन्हें ना, वो कह रहे हैं थोड़ा सा या रीस्टार्ट करें या कुछ करें। अनीस साहब है, कर्नल अनीस साहब है। अच्छा, उनको कहें आप कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि सब तो अलाउड है। अभी भी 33 थे, अब 30 नहीं 38 से 40 हो गए एकदम से, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं। एनीवे जो मिसिंग पॉइंट्स हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग वैसी बन रही है। ठीक है, तो जो ठीक है सर, इशू आएगी उसके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। आई विल बी, यू कैन से, अपलोडिंग ऑल ऑफ दीज रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने पिछली सारी तमाम रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। ठीक है सर, मैं आई एम विद द क्लास, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी का इशू है। जी दैट्स ऑलराइट। आप कोशिश करिए अपना नेट। मैं हूँ क्लास के साथ, मगर आपकी आवाज जो है वो कंसिस्टेंटली, मतलब आई हैव नॉट, वो उनकी नेटवर्क। हाँ, ये नेट को आप थोड़ा सा रिफ्रेश करें। मीनवाइल जो सेक्शन आपसे ब्रेक हो जाएगा उसमें रिकॉर्डिंग मैं वैसी भी अपलोड कर दूंगा, काइंडली फिर आप उसको देख लीजिए। अच्छा जी, अब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो क्या कहता है कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के साथ उन्होंने कहा कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 मंथ है, 3 मंथ्स है जिसको क्वार्टर कहते हैं, सेमी एनुअल है जिसको हम 6 मंथ कहते हैं, एंड एनुअल है। अब इससे ज्यादा पीरियड वो मेंटेन नहीं करते। एनुअल इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड एंड एनुअल इज द एक्चुअल टाइम पीरियड। ठीक है, जिसपे हम अपने इनकम डिटरमाइन करते हैं। So increase in economic benefit during the accounting period in the form of inflow or enhancement of asset, यानी increase in asset, enhancement of asset मतलब क्या है, increase in asset
और डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, इंक्रीज ऑफ एसेट और डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज, that will bring an increase in economic benefit. Actually it is increasing the economic benefit of the business, so that will be considered as income or revenue, resulting in increase in equity. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था increase in equity, तो वो कहते हैं कि ये increase in equity जो है वो किसकी वजह से रिजल्ट हो रही है, वो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज की वजह से हो रही है, सो दैट विल बी नोन एज इनकम, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट। यानी हमारे जो ओनर है उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये इंक्रीज नहीं आ रहा, बल्कि ये जो इंक्रीज आ रहा है ये आ रहा है जो हमारा ऑपरेशंस हैं उसकी वजह से, ठीक है, हमारे ऑपरेशंस की वजह से ये इंक्रीज आ रहे हैं। तो लेट मी सी चैट पे, सर प्लीज रिड्यूस द रिकॉर्डेड टाइम ऑफ द वीडियो यू अपलोड लेटर। हाँ, वो इसको ये जितनी भी इररिलेवेंट डिस्कशन है उसको मैं ट्रिम करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आई विल। अच्छा जी, तो इसके बाद जो हम कहते हैं कि ये जो इंक्रीज इन इक्विटी हुई है या इंक्रीज इन एसेट है, इन्हेंसमेंट इन एसेट है या डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, ये ओनर की कंट्रीब्यूशन से अगर नहीं है तो दैट इज डेफिनेटली अ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फॉर अ गिवन पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू कैश प्लस रिसीवेबल फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, कैश पे, एक है कैश एक है रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रोफेशनल वर्ड मैं यूज करूंगा कि रेवेन्यू रिकग्निशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेवेन्यू रिकग्निशन। रिकग्निशन कौन सा पॉइंट होता है, कोई बता सकता है? रिकग्निशन हमने 3 इशू रेवेन्यू रिकग्निशन मेरे ख्याल में सर ये होगा कि जो जब हमें वसूल हो जाएगा, जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं देखिए, हमने तीन इशू जब वो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है उस पे, बायर पे। वेरी गुड। अब ये देखिए, रिकग्निशन इज पॉइंट इन टाइम व्हेन वी डिसाइड दैट दिस ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन आवर अकाउंटिंग सिस्टम, उसको कहते हैं रिकग्निशन पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया वो रेवेन्यू रिकग्निशन, यानी रेवेन्यू को कब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है उसके रेवेन्यू रिकग्निशन के, एक है रियलाइज्ड रेवेन्यू, रियलाइज्ड, ठीक है। ये ए सही नहीं आया, लेकिन मैं क्या करूं, बस मैं इस तरह लिखूंगा, अब ये इम्प्रूवमेंट होगी। सर जो कर लिया आपने पहले टर्म बोली थी वो रिपीट करना, रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, इट मींस अ पॉइंट इन टाइम व्हेन वी डिसाइड टू रिकॉर्ड दैट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड में लेके आने के लिए जो पॉइंट होगा वो रिकग्निशन पॉइंट होता है। अब ये रिकग्निशन 2 पॉइंट पे होते हैं, एक है रियलाइज्ड रेवेन्यू, ठीक है, रियलाइज्ड रेवेन्यू, और दूसरा पॉइंट है अर्न्ड रेवेन्यू। कौन सा? अर्न्ड। ये प्रोफेशनल टर्म्स हैं, ठीक है, अर्न्ड। अब ये बुक जो है सिंप्लीफाई किस तरह लिख रहा है, वो कहता है ये क्या है, कैश क्या है, ये है रियलाइज्ड, ठीक है, ये इसके साथ है, कैश इज रियलाइज्ड, और ये रिसीवेबल क्या है, ये रिसीवेबल है अर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। हमारा रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है, हम कहते हैं 2 पॉइंट से। एक पॉइंट ये है कि हमने गुड्स सेल किए, हमने सर्विसेज दिए, और उसी वक्त जैसे ये रिस्क ट्रांसफर हो गया उसी वक्त हमें क्या मिल गया, कैश मिल गया, तो ये तो रियलाइज्ड है, यानी रियलाइज्ड भी है और रिकॉग्नाइज्ड भी है। अर्न्ड कौन सा है? अर्न्ड वो है, जैसे आपको मैंने बताया था, वो अंडों की एग्जांपल आपको मैंने दी थी कि अगर एक दुकानदार किसी बंदे को अंडे दे दे, अब अगर वो उसके हाथ में आ गया वो शॉपर, और जो कस्टमर है वो चलते चलते उससे शॉपर क्या हो गया, वो गिर गया और सारे के सारे अंडे यानी टूट गए, तो ये रिस्क किस पे है? कस्टमर पे। तो हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ रिस्क ट्रांसफर हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन भी है। जैसे हमसे सर्विसेज ट्रांसफर हो जाए
जैसे ही हमसे गुड्स ट्रांसफर हो जाते, ये कैश रेवेन्यू क्या है, ये है रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड। और ये रिसीवेबल क्या है, ये अर्नड है, यानी हमारी तरफ से गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं लेकिन कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, ये दोनों हम रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इशू हमेशा आता है, वो ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कुछ हिस्सा ट्रांसफर किया है और कुछ हिस्सा ट्रांसफर करना बाकी है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि हम जो कलेक्शन करेंगे वो तो करेंगे जब हम फुली ट्रांसफर कर देते हैं अपने सर्विसेज, या फुली ट्रांसफर करेंगे गुड्स जो कि डिमांडेड है बाय कस्टमर। लेकिन हम कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे पीरियड एंड पे आ गया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सारा का सारा नेक्स्ट पीरियड का है, तो वहां पे हमने फिर क्या करनी होगी, एडजस्टमेंट करनी होगी रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू कैश प्लस रिसीवेबल फ्रॉम गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पीरियड। इसको हम मैचिंग प्रिंसिपल के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं। Then the another point is liabilities. Liability are generally not affected by revenue. Liability जो है वो usually revenue की वजह से कोई effect नहीं होती, लेकिन exception है। यानी for example आप जब भी देखेंगे कि जब revenue होगी तो उसकी वजह से हमारे पास asset आएगा, जब भी revenue होगी उसकी वजह से asset आएगा, या तो cash आएगा या account receivable। तो आप देखते हैं कि usually revenue asset के साथ ज्यादा link करता है, लेकिन वो लाइबिलिटी के साथ इस तरह कोई खास इफेक्ट उसका नहीं आता। हाँ, कभी कभार आ जाता है। वो क्या है, वो है जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है। वो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, एक्सेप्ट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे आपने देखा कि हमने अगर किराया 6 महीने का एडवांस में दे दिया, तो हमने कहा था कि दैट्स प्री पेमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एज एसेट, कि फिलहाल ये एसेट है, बाद में जब ये यूटिलाइज हो जाएगा तब ये एक्सपेंस होगा। इसी तरह अगर कोई रेवेन्यू हमें किस में मिल जाए, एडवांस में मिल जाए, तो वो एडवांस अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाएगा, वो कंसिडर हो गया एज अ लाइबिलिटी। और वो लेटर ऑन जब अर्नड हो जाएगा तो उसको हम फिर वहां से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी पे यूजुअली इसका इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक जगह पे जहां पे ये अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है एज लाइबिलिटी, तो वहां पे इस पे इफेक्ट आ सकता है, वैसे नहीं आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि एक्सपेंसेस आर एक्चुअली डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिजल्टिंग अ डिक्रीज इन इक्विटी, नॉट बिकॉज ऑफ विड्रॉल मेड बाय द ओनर। ये हमने शुरू में कहा था। अब यही बात यहाँ पे भी हो रही है कि एक्सपेंसेस को इस चैप्टर में कैसे डिफाइन किया गया है। एक्सपेंसेस आर डिक्रीज इन ओनर इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेलिंग गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज और परफॉर्मिंग अदर बिजनेस एक्टिविटी। यानी एक्सपेंसेस हमारे जो इनकर होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमने चीज बेची है उस पे जो हमारा कॉस्ट आया है वो हमारी एक्सपेंस है। रेंडरिंग सर्विसेज, हमने वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर किसी के सर्विसेज लिए हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के सर्विसेज लिए हैं, फॉर एग्जांपल आईएसको के सर्विसेज हम ले रहे हैं या उससे बिजली ले रहे हैं, इस तरह कोई बिजनेस कंसल्टेंसी के सर्विसेज ले रहे हैं, इस तरह जो बाकी एम्प्लॉइज हैं, मजदूर हैं, उनके सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे कॉस्ट, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एंड सेम इज द केस विद द परफॉर्मिंग अदर बिजनेस एक्टिविटी। हमने कोई और बिजनेस एक्टिविटीज की है और वो एक्टिविटीज किसके लिए की है, ये रेवेन्यू जनरेट करने के तो आएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने किराया दिया। अब किराया हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू अर्न रेवेन्यू, वी वांट टू यूटिलाइज दैट स्पेस। तो वो स्पेस यूटिलाइजेशन के जो पैसे आएंगे वो भी हमारे क्या आएंगे, एज एक्सपेंस आ जाएंगे। इसको प्रोफेशनली आईएएस यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसबी है, उसने एक्सपेंस को कैसे डिफाइन किया है। एक्सपेंसेस आर डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आप देखें कि रेवेन्यू को हमने कहा था कि वो इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कोई खास पीरियड में, यानी अकाउंटिंग पीरियड महीना या साल, in the form of outflow or depletion of asset, यानी या तो हमारे एसेट आउटफ्लो हो रहे हैं या हमारे एसेट डिप्लीट हो रहे हैं, यानी उसकी जो फायदे हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं, या वो जो फायदे हैं वो कस्टमर की तरफ क्या हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, तो वो हमारा एक यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट हो जाएगा, वो एक्सपेंस करेगा। और इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी,
और इनका रिजल्ट जो है वो इक्विटी में डिक्रीज ले गया है। इंकरेंस ऑफ लाइबिलिटी ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिजली अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वी आर इनकरिंग अ लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी अल्टीमेटली हमारा आउटफ्लो होगा, तो दैट विल डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन इन एसेट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट। ठीक है, यानी ये जो डिक्रीज है ये कोई ओनर की वजह से नहीं है। इक्विटी पार्टिसिपेंट कौन है, ओनर्स। तो ये जो डिक्रीज आ रहा है ये ओनर की वजह से नहीं है बल्कि बिजनेस ऑपरेशन की वजह से है, सो दैट विल बी कंट्रोल्ड, दैट विल बी नोन एज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को फर्दर हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो कॉस्ट है कि जो हम डेली ऑपरेशंस जो करते हैं और उस पर जो हम इनकर कर रहे होते हैं तो वो हम इसको एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे हम किराया देते हैं, हम फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस लाइसेंस देते हैं, इसी तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। नॉट ऑल कैश पेमेंट आर एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ज़हन नशीन करना होगा कि तमाम कैश पेमेंट एक्सपेंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल कभी कभार हम मशीनरी खरीदते हैं, कभी कभार हम सप्लाईज खरीदते हैं, हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, so that purchase may create a cash payment, but those cash payment are not expenses, they will be considered as capital expenditure, यानी हमारे asset consider होंगे, और usually फिर asset का use जो है वो expense, the expired cost of asset will be known as expense. Prepaid expenses are recorded as asset. ये आप लोगों को पता है कि हमने कहा कि वो गुलाब जामुन है, जब तक हमने वो गुलाब जामुन खाया ना हो या उसको इस्तेमाल ना किया हो वो गुलाब जामुन हमारा एसेट है, जब उसको खा लेंगे या इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस बनेगा। सो ऑल द प्रीपेमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एसेट्स, बट एज दे एक्सपायर दे बिकम एक्सपेंस। एक्सपायर कैसे होता है, 6 महीने का हमने एडवांस रेंट पे किया था जनवरी में, तो जनवरी का मंथ ओवर हो गया, अब फरवरी शुरू हो गया, तो 6 में से अब सिर्फ और सिर्फ 5 रहते हैं, 1 महीना क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, सो दैट 1 month हैव बिकम एन एक्सपेंस पार्ट ऑफ द प्री पेमेंट। सेम इज द केस परचेज ऑफ प्लांट और एसेट, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट इज नॉट एन एक्सपेंस। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कैश पेमेंट जो है वो सारे के सारे एक्सपेंस नहीं है। नॉट ऑल डिक्रीजेस इन ओनर इक्विटी अराइज फ्रॉम एक्सपेंसेस, तमाम डिक्रीजेस इन इक्विटी जो है वो एक्सपेंसेस की वजह से नहीं होते। जैसे विड्रॉल, अब ओनर जो है अगर अपने घर के लिए कोई चीज ले लेता है तो वो क्या होगा, वो विड्रॉल कहलाएगा। ठीक है, कासिम आप क्या खेल रहे हैं, कासिम कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप ये फिर एनोटेशन के साथ खेलना बंद करें। ठीक है, पेमेंट ऑन लाइबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेंस। लाइबिलिटी की पेमेंट जैसे फॉर एग्जांपल लोन रीपेमेंट है, अगर हम लोन को प्रिंसिपल लोन होता है उसकी पेमेंट करेंगे तो वो एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हाँ लोन पे अगर हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं सो इट इज ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट, सो दैट विल बी नोन एज एन एक्सपेंस। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेंस, बट पेइंग अबव द लाइबिलिटी as interest that will be known as expense. तो ये हमारे एक्सपेंसेस के बारे में था। अब हम आते हैं अपने अकाउंटिंग पीरियड इशू की तरफ। अब देखें, हमने शुरू में बताया था कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, वो मैं फॉर एग्जांपल अभी ये कासिम खेल रहा था ना, कासिम की तरह मैं भी खेलता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा ये बिजनेस है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है, हमारा बिजनेस यहाँ पे शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल कौन सा ईयर है, ये है ईयर 2020। ठीक है, अब ये बिजनेस कब तक जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये दिस बिजनेस विल कंटिन्यू। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन डाल देता हूँ। ये डॉटेड लाइन हमेशा हमें क्या बताती है, ये कंटिन्यूटी बताती है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फिर यहाँ पे 1 साल गुजर गए तो 2021 आ जाएगा, फिर इस तरह 2022 आ जाएगा और इस तरह ये बढ़ता जाएगा 2023,
22, ठीक है। और इस तरह ये तमाम क्या होंगे, ईयर करते जाएंगे। कब तक चले जाएंगे, हम कहेंगे इनफिनिट ईयर तक, इनफिनिट ईयर तक। अगर ये इनफिनिट ईयर तक हम कहते हैं कि यानी हम कहेंगे इनफिनिट ईयर तक, इनफिनिट ईयर तक। अगर ये इनफिनिट ईयर तक हम कहते हैं कि यानी इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक बिजनेस काम करेगा, तो अगर वो इनडेफिनिट पीरियड पे काम करेगा तो हमने कहा था, फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्विपमेंट खरीदी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमने खरीदा था इक्विपमेंट, ठीक है, फर्नीचर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा था। तो हमने जब फर्नीचर खरीदा था तो आपके ख्याल में फर्नीचर कितना काम करेगा, 2020 में काम करेगा या 2021 में भी काम करेगा, 2022 में भी काम करेगा, और इस तरह काम करता जाएगा? क्या वो इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए काम करता जाएगा? नो सर, नहीं। 5 ईयर। हाँ, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो फर्नीचर है ये काम करेगा भाई, ये काम करेगा तकरीबन कोई यहाँ तक काम करेगा, ठीक है, यहाँ तक। ये ईयर है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2030, ठीक है, 2030, 10 साल तक मैं कर देता हूँ, ठीक है, 2030। अब ये फर्नीचर मैंने कितने का खरीदा था? ये फर्नीचर मैंने खरीदा था फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का। तो मैं कहूंगा कि क्या ये फर्नीचर मैंने बेचने के लिए खरीदा? नहीं, इसको मैं टोटली कंज्यूम करूंगा, यानी इस फर्नीचर को मैं तब तक इस्तेमाल करता जाऊंगा कि जब तक मेरा बिजनेस है, और मेरा बिजनेस तो इनडेफिनिट टाइम पीरियड है। इवन यहाँ पे 2030 के बाद अगर ये बिल्कुल ही नकारा हो जाए ये फर्नीचर, तो यहाँ पे शायद मुझे दोबारा फर्नीचर खरीदना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस कभी भी, मेरा ये इरादा नहीं है कि मेरा बिजनेस खत्म हो जाए। सो दैट विल बी वर्किंग एज गोइंग कंसर्न। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये है गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न। तो ये गोइंग कंसर्न जो है हमारा क्या करता है, अकाउंटिंग पे एक पीरियोडिसिटी क्रिएट कर देता है। वो कहता है ठीक है, अब गोइंग कंसर्न तो एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस पीरियड में बस बिजनेस क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा और बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो उस वक्त तक इंतजार करने के बजाय आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें पोर्शंस में, जैसे यहाँ पे पोर्शन बनी हुई है ना, इस तरह इसको डिवाइड करें। तो अब मैं करूंगा कि ठीक है, ये जो 1 लाख है इसकी कॉस्ट जो है मैं डिवाइड करूंगा किस पे, इस पीरियड्स पे, ये तमाम पीरियड पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे फिर डिटरमिन करूंगा, फॉर एग्जांपल 2020 मैंने शुरू कर दिया, तो यहाँ पे मैं अपना इनकम डिटरमिन करूंगा। इसको मैं कहूंगा कि हमारा पीरियोडिक इनकम है। क्या है? पीरियोडिक इनकम। अब पीरियोडिक इनकम का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो रेवेन्यू जनरेट किया गया है वो कितना है, और इसी तरह ये पीरियड जो है ये वाला, इस पीरियड में फर्नीचर की तरह जितने जितने एक्सपेंसेस बोर्न हुए, सो सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस क्या होंगे, इस रेवेन्यू से माइनस होंगे। तो यहाँ पे जो इनकम आएगी वो इस पीरियड की इनकम होगी, सिर्फ इस पीरियड की। इट डज नॉट talk about, you can say, total income. It does not talk about, you can say, the total business profit. अब ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, ये पीरियड प्रॉफिट है। वो कहता है कि 2021 में इतना प्रॉफिट हुआ है। इट डज नॉट एश्योर कि इससे पहले भी प्रॉफिट हो गया है। दैट इज ओनली फॉर पीरियड। वो पीरियड कैसे बताता है, हमें कहता है कि इस पीरियड की रेवेन्यू और इस पीरियड के इस तरह के एक्सपेंसेस, जैसे फर्नीचर है उसका 10 साल थे तो उसमें 1 साल में फर्नीचर कितना एक्सपायर हो चुका है। इसी तरह हमारे पास इक्विपमेंट है, 10 साल के इक्विपमेंट है तो 10 साल में 1 साल का कितना एक्सपायर हो चुका हुआ है। इस तरह हमने एडवांसेस दी हुए हैं किराए के, फॉर एग्जांपल हमने 2 साल का किराया दिया हुआ है एडवांस में, तो हम कहेंगे कि अगर 2 साल का किराया एडवांस में दिया हुआ है तो इसमें 1 साल का क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। इसी तरह हम उसको भी देखेंगे, ये जो मंथली है उसको भी इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं क्या अकाउंटिंग पीरियड इशू है। अभी अकाउंटिंग पीरियड इशू में हमारे पास क्या क्या इशू आते हैं वो देखते हैं कि वो हमारे पास इशू क्या क्या आते हैं, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट की जरूरत होती है।
इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय कीपिंग एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लेन डिफिकल्टी ऑफ इनकम मेजरिंग कॉस्ट बाय द अकाउंटिंग पीरियड इशू। जैसे आपको मैंने बताया कि अकाउंटिंग पीरियड इशू बन गया है, गोइंग कंसर्न है, तो हम कहेंगे कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड को कंसिडर करना है। तो वो पीरियड जो है वो कंटिन्यूटी इशू की वजह से है, गोइंग कंसर्न की वजह से है, एंड द मैचिंग प्रिंसिपल पे हम वो कहते हैं कि इसको अगर हमने डिवाइड करने हैं मुख्तलिफ पोर्शन में तो हम इसको मैच करेंगे कि ये जो हमने पीरियड डिवाइड किया हुआ है टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस में से, तो इस टाइम पीरियड में हमारा रेवेन्यू कितना हुआ और इस टाइम पीरियड का इसका अपना एक्सपेंस कितना हुआ, इसको हम कहेंगे मैचिंग इशू। अच्छा, अब अकाउंटिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या क्या आती हैं, या हम कहते हैं पीरियड इशू क्या क्या आती हैं। ठीक है, पीरियड इशू एक तो आता है नॉट ऑल ट्रांजैक्शन कैन इजीली बी असाइन टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तमाम ट्रांजैक्शन हम आसानी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि फर्नीचर का, मैंने देखा कि फर्नीचर तो 10 साल का है, हम कहते हैं कि अब इसको बआसानी हम क्या करेंगे कि 10 साल हमने सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया, जरूरी नहीं है कि वो 10 साल में ही खराब हो सकता है वो 6 साल में खराब हो जाए। ठीक है, और ये भी मुमकिन है कि हमने तो अंदाजा लगाया कि वो 10 साल का है लेकिन वो काम कर जाए 15 साल तक। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अपने वालिद साहब की बिजनेस की बात बताऊं, वो अल्लाह बख्शे वो तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने जो फर्नीचर लिया था उसके बाद वो खुद भी फौत हो गए। तकरीबन कोई 12 साल 13 साल बिजनेस चलाने के बाद या 16 साल बिजनेस चलाने के बाद उसका जो फर्नीचर है अभी भी हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि यूजुअली उसको क्या कहते हैं रिपेयर कर दिया, ये कर दिया, तो वो फर्नीचर अभी भी चल रहा है। कुछ उसमें फर्नीचर हाँ बिल्कुल ऐसा था कि वो टोटली नकारा हो गया। So we say we have some issue. What we issue we have that we cannot easily assign all of that, you can say, transaction to specific time period. हो सकता है उसमें हमें estimation error हो सकती है, और कुछ ऐसी भी हैं कि हम कहते हैं कि उसको recognize करना बहुत मुश्किल है कि या ये जो expense है या ये cost है ये इस period का है या next period का है। दूसरा हमारे पास है the accountant makes an assumption about periodicity। हम एक assumption बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था फर्नीचर के लिए मैंने assumption बनाई है कि फर्नीचर इज बीन परचेज एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस फॉर 10 ईयर। तो वो मैंने एक assumption बनाया, फिर उस assumption के बेस पे मैंने क्या किया, उसको डिवाइड किया। आई हैव डिवाइडेड दैट कॉस्ट इन 10 ईयर्स। तो 100,000 को अगर मैं 10 पे डिवाइड कर देता हूं तो पर पीरियड मेरे पास कितना आता है 10,000। So I have just made an estimation for the periodicity कि ये पीरियड जो है इस पे हमारी फर्नीचर का जो कॉस्ट एक्सपायर हुआ है एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो कितने कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी हुई होगी। इसी तरह हमारे कुछ और एक्सपेंसेस भी होंगे, हमारी तनख्वाहें, हमारा जो और कुछ है, हमारी बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन है, हमारी इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी एक्सपेंसेस आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इस पीरियड के साथ हम लिंक कर रहे हैं कि ये इस पीरियड के हैं। इसके बाद हमारे पास आता है द नेट इनकम ऑफ एनी पीरियड ऑफ टाइम less than the life of the business, although tentative is still useful estimate of the entity profitability। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि इसमें क्या है कि हम इनकम को डिटरमिन करने के लिए एक टाइम पीरियड ले रहे हैं, लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिजनेस। उसको जो लाइफ ऑफ यानी गोइंग कंसर्न आपको मैंने बताया इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, तो इस इनकम को डिटरमिन करने के लिए हम उससे टाइम क्या करते हैं, लेस करते हैं कि 1 पीरियड इसमें से हो गया है, 2 पीरियड्स हो गए वगैरह। ऑल्दो टेंटेटिव का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो इंडेफिनेट टाइम पीरियड ही चले। हो सकता है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि वो गोइंग कंसर्न के साथ चलती जाए, लेकिन 3-4 साल बाद उसमें हमें इतना नुकसान हो जाए कि उसको हम कंटिन्यू ना कर सके, तो ये टेंटेटिव है। स्टिल यूजफुल, ये हमें तब भी बहुत ही यूजफुल एस्टिमेट दे सकते हैं जब हम क्या करते हैं, बिजनेस लाइफ को मुख्तलिफ टाइम पीरियड में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सो टाइम पीरियड है यूजुअली ऑफ इक्वल लेंथ फॉर कंपैरेटिबिलिटी। हम जब भी टाइम पीरियड करते हैं तो वो हमेशा इक्वल लेंथ होते हैं। जो फाइनल होता है वो हमेशा 1 साल होता है। यानी आप देखते हैं कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो हमेशा 1 साल के लिए बनते हैं, बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि हम 1 साल का बनाएंगे तो दरमियान में नहीं बना सकते। देयर आर डिफरेंट बिजनेसेस व्हिच आर एक्चुअली creating or making their financial statement
ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस के मुराद ये है कि वो जो है उसको मतलब है कि 3 मंथ्स बेसिस पे क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। तो 3 मंथ बेसिस पे यानी हर 3 महीने के बाद वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, डिसीजन यूजर को बताते हैं। सो एंड दैट इज आल्सो कि जब वो क्वार्टरली बनाएंगे तो यूजुअली क्वार्टरली को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि एक क्वार्टर की कंपैरिजन हो सके दूसरे क्वार्टर के साथ। इसी तरह अगर एनुअल है तो वो एनुअल भी कंपेरेटिबिलिटी की इशू पे एनुअल बताते रहते हैं, और ये कंपैरिजन फिर एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फौजी फर्टिलाइजर है, उसको हमने कंपेयर करना है कि ये ईयर 2019 में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, फौजी फर्टिलाइजर उसकी 2019 में जो परफॉर्मेंस थी उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरी किसी फर्टिलाइजर कंपनी से। जैसे हम कहते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी है, तो एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो वो एंग्रो ने भी 1 साल का क्या किया होता है, क्रिएट किया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इन्होंने भी क्रिएट किया होता है। तो फॉर कंपेरेटिबिलिटी ये बहुत ही यूजफुल आ जाते हैं कि हम फिर बिजनेसेस को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस किससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद जो हम कहते हैं कि जो हमारी डिमरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम है, इसमें अच्छा ये financial statement may be prepared for any time period, usually a calendar year, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैलेंडर ईयर के लिए होता है। अकाउंटिंग पीरियड फॉर लेस देन 1 ईयर आर कॉल्ड इंटरिम पीरियड। अगर हम कोई मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको कहते हैं इंटरिम पीरियड, यानी एक पीरियड के अंदर हमने उसके मुख्तलिफ लैग्स बनाए हैं। इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड में क्लोजिंग एंट्री नहीं होगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज फिर भी हो सकती हैं। इसी तरह the fiscal year is the 12-month accounting period used by the companies। जितने भी बिजनेस हैं वो फिस्कल ईयर यूज करते हैं। अब फिस्कल ईयर जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो फिस्कल ईयर है वो है जुलाई टू जून, यानी जुलाई में अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है और जून में वो एंड होता है। तो हम जैसे ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो जून एंड यानी 30 जून एंड पे हम बनाते हैं, और हम देखते हैं कि जुलाई से लेके जून तक हमारी जो परफॉर्मेंस रही वो क्या रही। जुलाई से लेके जून तक हमारा रेवेन्यू क्या था, जुलाई से लेके जून तक हमारी एक्सपेंसेस क्या थे, और जुलाई से लेके जून तक हमारा नेट इनकम कितना रहा। इसके बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो है हमारे बैलेंस शीट, उसमें क्या रिफ्लेक्शन आई, ये हम करते हैं। सो द फिस्कल ईयर कैन बी सेम एज द कैलेंडर ईयर। जैसे हम कहते हैं कि जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक खत्म होता है, ये भी हो सकता है। यूजुअली अमेरिकन जितनी भी फर्म हैं वो जनवरी में स्टार्ट करते हैं, दिसंबर में एंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 3-4 फिस्कल ईयर चलते हैं। एक है गवर्नमेंट के लिहाज से कि हम जुलाई को शुरू करके जून में ख़त्म करते हैं। एक है इंटरनेशनल जो कि MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जनवरी में स्टार्ट करके दिसंबर में क्लोज करती हैं। और कुछ हमारी शुगर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो कि एक्चुअली सितंबर को अपना मंथ ईयर एंड मानती है सितंबर को। तो अगर सितंबर में वो ईयर एंड मानती है तो अक्टूबर उनका बिजनेस ईयर स्टार्ट होता है, अक्टूबर स्टार्ट होता है और सितंबर उनका एंड होता है। यूजुअली इट इंक्लूड 12 months, can be different from the calendar year as the needed of the business dictate। जैसी वो बिजनेस को चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ अपने आप को अलाइन करें, अपने बिजनेस साइकिल के साथ अपने आप को अलाइन करते हुए, ये चीज़ है। द टाइम पीरियड इज नोटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजुअली जैसे आपको मैंने बताया था कि जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके लिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, और इस तरह जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस पर लिखते हैं एज ऑन। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है वो हमेशा नोट करते रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हमने ये पिछली बार अपना जो ट्रायल बैलेंस बनाया था, इसमें क्या मैं इनकम डिटरमिन कर सकता हूँ इस ट्रायल बैलेंस से? कोई मुझे बता सकता है, कोई इंडिविजुअल, कि इसमें इनकम डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से अकाउंट मेरे पास मौजूद हैं? जी सर, तकरीबन सर, सारे मौजूद है। सारे हैं। सारे के Yes, सारे sir. कौन कौन से हैं?
सर्विस ये रेवेन्यू एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। नहीं देखें, एसेट लाइबिलिटी जो है ये तो हमारे बैलेंस शीट में यूज हो जाएंगी ना। ये देखें यहाँ तक, ये कहाँ पे यूज होंगी? सर्विस रेवेन्यू है, यूटिलिटी हाँ, पेज ये एक्सपेंस। ये देखें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ये हमारे क्या है इनकम डिटर्मिनेशन में। अब देखें, हम कहते हैं कि अगर ये पीरियड को मैं डिटरमिन करूंगा कि ये 31 जनवरी, यानी मैं कहूँ कि 1 मंथ की मेरी इनकम क्या है। अब ये मैंने क्या कर दिया, इंटरम पीरियड बना दिया। इंटरम पीरियड मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 31 ऑफ दिसंबर, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, लेट अस एज्यूम कि हम इस पीरियड में यानी जनवरी के मंथ में अपना इनकम डिटरमिन करना चाहते हैं। तो हमारा इनकम कितना है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा इनकम है 26,000 रेवेन्यू, और हमारी ये 35 प्लस 45 ये हमारी हो गई है 8,000 क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो 26 माइनस 8,000 कितना बनता है? ये बन जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000 हमारा क्या बनता है फॉर द पीरियड, यानी ये जो पीरियड एंड हुआ है 1 मंथ का, जनवरी का, इसमें 8,000 हमारा इनकम बन सकता है। लेकिन दैट इज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं है। ये रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूटिलिटी एक्सपेंस जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये तो ठीक है, हम कहते हैं कि हमें बिल मौसूल हुआ था और बिल पे क्लियरली लिखा हुआ था कि ये बिल है 1 महीने का, जनवरी का, तो मैं कहूँगा कि हाँ ये तो इस मंथ का क्या है, कॉस्ट है। ये वेजेस एक्सपेंस ये भी मैंने इस महीने के एंड पे एम्प्लॉय को पे किया, तो ये भी मैंने रिकग्नाइज किया हुआ है कि ये हमारा एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ये देखिए, इनको हम क्या मान रहे हैं, ये क्या है? स्टेशनरी, एक्सपेंस, एसेट्स सप्लाई, एसेट्स एसेट्स है। तो 1 महीना गुजर चुका है, 1 महीना गुजर चुका है। अगर 1 महीना गुजर चुका है तो हमने ये स्टेशनरी इस्तेमाल करते हुए ये रेवेन्यू जनरेट किया होगा ना। यस सर, डिक्रीज हुई। हाँ, अब ये देखें कि अगर मैं ये 2 आपको बताऊं तो हम कहेंगे कि ये रेवेन्यू जनरेट करते हुए मैंने स्टेशनरी इस्तेमाल की होगी। तो जब तक मैं ये स्टेशनरी को इस करंट पीरियड में रिकग्नाइज ना करूं कि स्टेशनरी में कितना कॉस्ट एक्सपायर हो चुका हुआ, तो मैं अपनी इनकम को रिलायबली मेजर नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह नहीं अब कर। ये देखें, ये स्टोर सप्लाई, ये स्टोर सप्लाई मैंने आपको क्या बताया था, हमने कहा कि दुकान की सफाई के लिए, दुकान की सुथराई के लिए, दुकान को अच्छा मेंटेन करने के लिए हमने स्टोर सप्लाई ली थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये स्टोर सप्लाई तो हमने कोई 5-6 तारीख को ली थी। तो आपके ख्याल तक अब तक हमने कोई दुकान की सफाई सुथराई नहीं की। पूरा 1 महीना गुजर चुका है तो हमने दुकान की सफाई सुथराई भी की है ना। तो वो दुकान की जो सफाई सुथराई है उस पे ये जो हमारा स्टोर सप्लाई है इसमें से कितना कॉस्ट क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, ये भी हमने उस पीरियड को एलोकेट करना है। 1 मंथ पीरियड हो चुका है तो हमने इसमें से 1 मंथ पीरियड को एलोकेट करना है। इसी तरह ये प्रीपेड रेंट, किसी को याद है हमने ये प्रीपेड रेंट कितने महीनों के लिए लिया था? 6 मंथ, 6 हाँ, मंथ। अब ये हमने दिया था तकरीबन कोई 2-3 तारीख को हमने ये प्री पेमेंट दी थी। तो आपके ख्याल में अब है 31 जनवरी, तो आपके ख्याल में ये अभी भी इतना ही प्रीपेड है या इसमें कुछ एक्सपायर हो गया है? डिक्रीज हो गया सर। हाँ, इसमें 1 1 महीने का मंथ किराया क्या हो 2,000। गया, इसमें 1 महीना का किराया हमारा एक्सपायर हो चुका हुआ है। दैट इज नॉट बीन रिकग्नाइज। यहाँ पे आप देखते हैं कि कोई रेंट एक्सपेंस नहीं है, कोई स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं है, कोई स्टोर सप्लाई एक्सपेंस नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये इक्विपमेंट है, ये देखें, ये इक्विपमेंट और फर्नीचर, ये भी हमने लिए थे और हमने कहा था कि इसको हम टोटली कंज्यूम करेंगे। अब ये इक्विपमेंट यूटिलाइज करते हुए हमने ये रेवेन्यू कमाया ना, तो हम कहेंगे कि ये इक्विपमेंट का कितना हिस्सा इस पीरियड में एक्सपायर हुआ। इसी तरह ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर जो हमने लिया था तो इसमें से कितना हिस्सा इस पीरियड में एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे, यानी हम अपने जो एसेट्स हैं उसको दोबारा देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें से कितनी कॉस्ट एक्सपायर हो गई है। और इसी तरह हम अपने रेवेन्यू पे भी नजर डालेंगे और हम ये देखते हैं कि कोई हमारा रेवेन्यू तो जो है वो कोई रेवेन्यू यानी हमारा अनरिकग्नाइज तो नहीं रह गया। अनरिकग्नाइज मतलब यह है कि हमने काम तो कर लिया हुआ है लेकिन कस्टमर को बिल नहीं किया,
तो अगर हमने काम कर लिया हुआ है जनवरी में लेकिन कस्टमर को बिल नहीं किया, तो उसका मतलब ये है कि हमने अपनी तरफ से तो काम किया हुआ है, तो वी नीड टू एडजस्ट कि वो कोई रेवेन्यू हमारे इस पीरियड का मिसिंग तो नहीं रहता। इसको समझने के लिए मैं बुक से आपको 3-4 एडजस्टमेंट बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसी होती हैं, या 4 किस्म की एडजस्टमेंट हम जिसको कहते हैं। बताया था कि 4 किस्म की हमारे पास एडजस्टमेंट है। वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकग्नाइजिंग द पीरियड इनकम। हम पीरियड इनकम को रिकग्नाइज करने के लिए 4 किस्म की क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ये 4 किस्म की एडजस्टमेंट जो है ये है टाइप 3 टाइप 4, ये 4 किस्म की एडजस्टमेंट, इस पे मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब इसको ये मैं बुक भी लेके आया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लियरली पता भी लगे कि ये क्या है, ये 2 और ये 2। ठीक है, मैं इसको, ये है रेलेवेंट टू एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करते हैं, और दीज 2 आर रेलेवेंट टू एडजस्टिंग अ रेवेन्यू। ठीक है, हमने पीरियड का रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है कि इस पीरियड में, फॉर एग्जांपल हमारे केस में जनवरी, तो हम कहते हैं कि जनवरी में हमारा कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए, और हमारे जनवरी के मंथ में कितना एक्सपेंस रिकग्नाइज होना चाहिए। एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के लिए हमारे पास जो टाइप 1 है वो क्या है, एलोकेटिंग रिकॉर्डेड कॉस्ट बिटवीन 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। तो जैसे मैंने आपको बताया, एलोकेशन ऑफ ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉस्ट। सो एलोकेशन ऑफ ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉस्ट हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास सप्लाई है, तो हम उसकी एलोकेशन कर देते हैं कि सप्लाई में इस पीरियड में कितना कंज्यूम हो चुका हुआ है, और कितना हमारी सप्लाई नेक्स्ट पीरियड में भी इस्तेमाल हो सकती है। जो नेक्स्ट पीरियड में इस्तेमाल होगी दैट विल बी एलोकेटेड एज एसेट, और जो कि इस पीरियड में इस्तेमाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसमें हमेशा ये वाली जो एंट्री है, ये वाली, ठीक है, इसमें हमेशा हमारा एसेट डिक्रीज होगा। एसेट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है उसमें एसेट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट, और एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 है। ये हमेशा इसी तरह होगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉस्ट, हमारा एक्सपेंस, एसेट कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्टोर सप्लाई है, तो आपने कहा कि हाँ सर स्टोर सप्लाई तो अब तक इस्तेमाल हो गया होगा, तो अगर वो इस्तेमाल हो गया तो वो एसेट कम हो जाएगा, और इंक्रीज क्या होगा, एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई इंडिविजुअल मुझे बता सकता है कि जब एसेट डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और व्हाट अबाउट एक्सपेंस, हमारा क्या, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, डेबिट। डेबिट होगा सर, डेबिट होगा। वेरी गुड। तो हमारी जो फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है उसमें क्या होगा कि हमारे एक्सपेंसेस डेबिट होते जाएंगे और हमारे एसेट्स क्या होते जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि हम एलोकेशन कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे स्टोर सप्लाई एक्सपेंस टू स्टोर सप्लाई, स्टेशनरी एक्सपेंस टू स्टेशनरी। अब क्या हो रहा है कि हमारी स्टेशनरी एक एसेट थी, उसमें कमी हो गई है, एलोकेशन हमने कर दिया कि इस पीरियड में वो एलोकेट हो गई है एज एक्सपेंस, तो स्टेशनरी खुद कम हो जाएगी और स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ जाएगी। सो स्टेशनरी एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, और जो स्टेशनरी खुद है वो एसेट है, उसमें कमी क्रेडिट हो जाएगी। दिस इज वन। समटाइम्स, वेरी रेयरली, समटाइम्स ये साइन कभी कभी कभार ऐसे हो सकते हैं, मैं ब्लू के साथ आपको बता सकता हूँ। समटाइम्स, वेरी रेयरली ये इस तरह हो सकते हैं कि एसेट बढ़ जाएंगे और एक्सपेंस कम हो जाए। अब ये क्या होगा, ये रिवर्सल होगा। कैसे, ये रिवर्सल ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने 2 महीने का किराया दे दिया, ठीक है, 2 महीने का किराया दे दिया और उसको डायरेक्टली एक्सपेंस मान लिया, उसको एक्सपेंस मान लिया। और ये किराया फॉर एग्जांपल उसने यहां पे दिया, मैं ये 2 पीरियड डाल देता हूं, ये है 2019, 2019 और ये है 2020, ठीक है, 2020। और ये महीना कौन सा है, ये है दिसंबर, ठीक है, ये दिसंबर है। और ये कौन सी डेट होगी आपके ख्याल में फिर? जनवरी। जनवरी सर। ये वाली जो डेट होगी ये 31 दिसंबर होगी, ठीक है। ये जो मैंने लाइन ऊपर कर दी ना, ये क्या होगी, 31 दिसंबर। अब ये देखें दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में अकाउंटेंट ने फॉर एग्जांपल 20,000 किराया दिया, 20,000 रेंट, 20,000 रेंट दिया,
और उस 20,000 को इसने रेंट एक्सपेंस कहा, इसने कहा कि रेंट एक्सपेंस है, क्योंकि रेंट दिया तो रेंट तो एक्सपेंस ही होता है, तो उसने कहा रेंट एक्सपेंस है। लेकिन जब इसने रेंट एक्सपेंस किया तो हमें आखिर में पता लगा कि भाई ये जो रेंट एक्सपेंस है 20,000, इसमें 10,000 तो 2019 के हैं और 10,000 2020 के हैं। 20 के। इसने तो रेंट एक्सपेंस किया हुआ है, तो इसने एक्चुअली जो एंट्री पास की होगी उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा रेंट एक्सपेंस, ठीक है, उसको डेबिट किया होगा। प्रीपेड। हाँ, ये फॉर एग्जांपल हमने कहा कि उसने एक्सपेंस ही किया हुआ है, ठीक है, वैसे तो उसको प्रीपेड करना चाहिए था, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने कहा कि उसने एक्सपेंस किया हुआ है, किसी वजह से उसने एक्सपेंस किया हुआ है, तो उसने देखा कि हमेशा हम 2-2 महीने का किराया देते हैं और वो एक्सपेंस ही होता है, तो उसने इसको डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया क्या, कैश उसने क्रेडिट कर दिया, कैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2000 यहाँ पे मैं 20,000 कर दूं, ठीक है, ये 20,000। अभी देखिए एक्सपेंस 20,000 का उसने एक्सपायर किया, और अगर वो 20,000 सारा का सारा 2019 में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये तो सही एलोकेशन नहीं है। तो हमने क्या करना होगा, ये एक्सपेंस को रिवर्स करना होगा। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, कितने से, 10,000 से, और हम एक एसेट बढ़ाएंगे, वो उस एसेट का नाम क्या होगा, प्रीपेड रेंट, यानी हम अपने रेंट एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। यूजुअली जो हमारा होता है वो यही होगा कि हमारा प्रीपेड पहले होगा और इससे एक्सपेंस बाद में हम लेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा एक्सपेंस पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं और बाद में हमें पता लग जाता है कि नहीं, वो सारा का सारा तो एक्सपेंस नहीं था, उसमें कुछ हिस्सा तो अभी भी बाकी है, तो उसकी एलोकेशन करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारा ये फर्स्ट वन, एलोकेशन ऑफ रिकॉर्डेड कॉस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट को डिक्रीज करते हैं, एक्सपेंस को इंक्रीज करते हैं। दूसरा जो हमारा एक्सपेंस के लिहाज से है वो है रिकग्निशन ऑफ अनरिकॉर्डेड कॉस्ट या अनरिकॉर्डेड इनकर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, ये अनरिकॉर्डेड इनकर्ड एक्सपेंसेस। ये अनरिकॉर्डेड इनकर्ड एक्सपेंसेस क्या क्या है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने काम किया हुआ है लेकिन हमने अभी तक उसको तनख्वाह नहीं दी। अगर एम्प्लॉय ने काम किया हुआ है और हमने उसकी तनख्वाह नहीं दी, तो आपके ख्याल में ये हमारा एक्सपेंस है या नहीं है? है क्या सर? सर है एक एक्सपेंस। वेरी गुड। जी एक्सपेंस है। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा जो पॉसिबल जो फ्रेमवर्क बनता है ना नंबर 2 में, ठीक है, इसमें अब उसमें भी एक्सपेंस की बात हो रही थी, इसमें भी, इसमें हमेशा एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, हम एक्सपेंस बढ़ाएंगे, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, और साथ ही हमारा कोई एसेट तो नहीं बढ़ेगा बल्कि एक लायबिलिटी, लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दूसरे किस्म का जो हमारा है इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। कैसे कि अगर एम्प्लॉय ने काम किया हुआ है, हमने पैसे नहीं दिए, तो वो एक्सपेंस है कि नहीं है, हम कहते हैं कि बिल्कुल है, क्योंकि अब एम्प्लॉय का हक है कि हमसे पैसे ले, तो वी आर नाउ ऑब्लिज्ड। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने पिछले महीने हमारे लिए एक पास्ट इवेंट में हमें अपने सर्विसेज दिए थे, ड्यू टू दैट पास्ट इवेंट वी आर करंटली ऑब्लिज्ड एंड it is expected that future cash flow will incur, हम अब हमसे जाएगा एम्प्लॉय के लिए, तो इट क्रिएट व्हाट, लायबिलिटी। तो ये दूसरे किस्म की एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं डेबिट करके और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं क्रेडिट करके। तो हमारा एक्सपेंस डेबिट होता जाएगा और हमारी लायबिलिटी क्या होती जाएगी, क्रेडिट होती जाएगी। इसमें यही है, वेजेस expense to wages payable, salary expense to salary payable, insurance expense to insurance payable, rent expense to rent payable। अब जरूरी नहीं है कि रेंट हमने हमेशा एडवांस में दिया हो सकता है ये है कि हमारी एग्रीमेंट ये हो कि हम महीने के आखिर में रेंट देते हैं, एडवांस में नहीं देते। तो क्या हो सकता है कि हम हमारा रेंट ड्यू हो गया लेकिन हमने अभी तक रेंट दिया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस टू रेंट पेएबल हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएंगे हमारे एक्सपेंसेस के लिए। 1 में क्या था, हमारा एसेट कम हो रहा था, यानी एक्सपेंस बढ़ रही थी, यहाँ पे मैं लिख लूं कि एक्सपेंस हमारा ज्यादा हो रहा था 1 में,
और एसेट हमारा क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था, ठीक है। 2 में क्या हो रहा है, एक्सपेंस भी ज्यादा हो रहा है और लाइबिलिटी भी ज्यादा हो रही है। देखें, इंक्रीज इन एसेट वो डेबिट है, नहीं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रिकग्नाइज द पीरियड एक्सपेंस, कि इस पीरियड में जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है वो कितनी है, वो एक्सपेंसेस में हम रिकग्नाइज कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 2 और किस्म के जो मैंने आपको बताया, वो क्या है, रेवेन्यू के लिए। अब रेवेन्यू के लिए क्या है, एलोकेशन ऑफ रिकॉर्डेड unearned revenue between 2 or more period. Allocation of recorded revenue, ये allocation of recorded revenue क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सपोज कीजिए, आप ये सपोज कीजिए कि मेरी एक एकेडमी है, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल रिफा का टीचर नहीं हूँ और मेरी एक प्राइवेट एकेडमी है और मैं अकाउंटिंग क्रैश कोर्सेज कराता हूँ, अकाउंटिंग क्रैश कोर्सेज, यानी मैंने डिजाइन किया हुआ अपनी एकेडमी में कि एक महीने का अकाउंटिंग कोर्स मैं पढ़ाता हूँ प्रोफेशनल्स को, कि वो आते हैं और वो मुझसे अकाउंटिंग सीखते हैं फॉर एग्जांपल। अब उसके लिए मैंने ये शर्त रखा हुआ है कि लोग जो है एडवांस में बुकिंग करेंगे। लोग क्या करेंगे, एडवांस में बुकिंग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अब सपोज कीजिए कि सितंबर के लिए, ठीक है, सितंबर के लिए मैंने बुकिंग शुरू की हुई है। अब फॉर एग्जांपल आप आ जाते हैं और आप सितंबर की बुकिंग करते हैं और मुझे पूरी की पूरी पैसे दे देते हैं, और फॉर एग्जांपल ये 3,500, ठीक है, ये आपने मुझे एडवांस में दे दिए। आपने मुझे कितने पैसे दिए, 3,500। ये 3,500 आपने किस लिए दिए, कि मैं आपको सितंबर में क्या करूंगा, क्रैश कोर्स करवाऊंगा अकाउंटिंग का। तो आपके ख्याल में जब आप मुझे ये 3,500 दे देते हैं तो क्या ये मेरा रेवेन्यू है? यस। नहीं सर, लायबिलिटी नहीं सर बन जाती। सर ये देखिए, प्रीपेड रेवेन्यू होगा ना आपका। हाँ, अब ये वो accrued उसके लिए expense है, आपके सर। लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, कीप इट माइंड। आपके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये है अनअर्न्ड रेवेन्यू। ये क्या है मेरे लिए, अनअर्न्ड। जब तक मैं आपको ये सर्विस ना दूंगा, ये मेरी क्या रहेगी, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। और ये अनअर्न्ड रेवेन्यू एज लायबिलिटी कंसिडर की जाती है। ये अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या कंसिडर की जाती है, लायबिलिटी, ठीक है। यानी जब तक मैं आपको ये सर्विस ना दूं, मैं आपका लायबल रहूंगा। यानी आप आके यही करेंगे कि सर आपको मैंने पैसे दिए हैं, सितंबर में आपने पढ़ाना है, आप मुझ पे रोब डाल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इन डेट हूं, मैंने आपसे पैसे लिए हुए हैं। जब मैं आपसे पैसे ले लेता हूं तो मैं मजबूर होऊंगा कि आपको अपना बॉस बनाऊंगा, आपको अपने सर पे बिठाऊंगा। वैसे ये हमारे टीचर का बड़ा, यदि अल्लाह का करम है कि हम पैसे भी लेते हैं और स्टूडेंट बेचारों को सर पे भी नहीं बैठाते, है ना। तो अच्छा, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ज्यादा पैसे करता हूँ, आपने मुझे 35,000 रुपए दिए, ठीक है, आपने मुझे 35,000 रुपए दिए। आपने मुझे 35,000 रुपए दिए हैं कब, जनवरी में, ठीक है, जनवरी। आपने मुझे 35,000 रुपए दे दिए जनवरी में, और ये 35,000 आपने मुझे दिए हैं कि जनवरी से लेके फॉर मार्च तक, ठीक है। आपको मैंने कोई ट्यूशन पढ़ानी है 3 महीने का, ठीक है, ठीक है। ये जनवरी स्टार्ट होता है यहाँ पे, फिर क्या होता है ये, बल्कि मार्च, ठीक है, ये हो गया फरवरी, ठीक है। अब आपने मुझे कितने पैसे दिए, 35,000। आपने मुझे 3 महीने की दिए हैं। ये 35,000 इसकी भी हैं, इसकी भी हैं और इसकी भी हैं, ठीक है। लेकिन आपने मुझे 35,000 कब दिए थे, 1 जनवरी, यहाँ पे। तो 1 जनवरी के जो आपने मुझे 35,000 दिए थे, तो क्या वो मेरा रेवेन्यू था? नहीं, वो क्या मेरा था, वो मेरा था अनअर्न्ड रेवेन्यू। वो मेरा अनअर्न्ड रेवेन्यू था।
अब फॉर एग्जांपल ये आ गया 31 जनवरी आ गई, यहाँ पे है 31 जनवरी, ठीक है, और ये 1 फरवरी भी स्टार्ट हो जाती है, 31 जनवरी खत्म हो गई और 1 फरवरी खत्म शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ख्याल में इस पॉइंट पे मैंने कोई रेवेन्यू कमाई या नहीं कमाई? यस कमाई है सर। ये सर, आप तो कमाई। 35,000 में से ये वाला पोर्शन तो मैंने कमा लिया ना। जी सर। हाँ, अब इसके क्या होगा, मेरा ये अनअर्न्ड रेवेन्यू कम हो जाएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू कम हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम इंक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगी। वेरी गुड। और मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये मुझे बताएं कि लायबिलिटी जब कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेबिट। और रेवेन्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। क्रेडिट होगी, क्रेडिट। तो ये 3 में एलोकेशन ऑफ रिकॉर्डेड unearned revenue between 2 or more accounting period, तो मैंने क्या किया, 35,000 में से एक पोर्शन अर्न कर दिया, जिसको मैंने अब क्या कर दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, और 2 पोर्शन मैंने इसको अनरिकॉर्डेड ही रहने दिया, यानी 35,000 को 3 पे डिवाइड कर दूंगा, इसमें से एक पोर्शन मेरा अर्न होगा और 2 पोर्शन अनअर्न्ड ही रहेंगे। वो अनअर्न्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, वो फरवरी और मार्च। जब फरवरी का महीना गुजरेगा तो उसमें से एक पोर्शन और आ जाएगा, और जब मार्च भी गुजर जाएगा तो ये टोटली मेरा क्या हो जाएगा, अर्नड हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आ गई? जी अंडरस्टूड सर। बट ये जो जितनी अमाउंट बच जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग वन पीरियड, वन ऑफ इंक्रीमेंट, इसको आप कहाँ शो करेंगे सर? ये Where will देखें, you show मैं it in यहाँ the पे book? ये टी अकाउंट आपको याद है ना, इसको मैं लिखता हूँ अनअर्न्ड रेवेन्यू, UR में लिखता हूँ अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा 35,000, यहाँ पे क्या होगा 35,000, आपको याद है ना हमने बैलेंस निकाला, तो ये बैलेंस निकला हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे जो भी कैश मिला था वगैरह वगैरह, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस जो निकला हुआ था वो कितना निकला हुआ था, 35,000, ये बैलेंस लिखा हुआ था। अभी 35,000 को अगर वैसे आप डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है? 11,600 11,666। अच्छा, 11,600 हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल। हम कहते हैं इसमें से 11,000 कम हो गया ना, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जब कमी होगी तो डेबिट होगी, तो हम कहेंगे 11,600 इसमें से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। ये 11,600 कम हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं अकाउंट बना देता हूँ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा रेवेन्यू। क्या होगा? रेवेन्यू। तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 1,600 से, ठीक है। तो ये देखें, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब ये 1,600 यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से माइनस हो सर, जाएगा, ये बैलेंस क्या रह जाएगा, अनअर्न्ड 11,600 होगा ना? ठीक है, हाँ 11,600, अच्छा 11,600 सॉरी, तो 11,600, ठीक है। ये 1 मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस जो रह जाएगा ना सर रिजवान साहब, ये यहाँ पे जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो अब हम एलोकेट करेंगे दोबारा, कब, फरवरी में या मार्च में, ठीक है। इसमें से एक पोर्शन हमने एलोकेट कर दिया 11,600 किस पीरियड में, जनवरी में। जो फरवरी या मार्च है वो बाद में ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगी, यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, ये क्लियर हो गया। ये हमारा रेवेन्यू के लिए जो थर्ड पॉइंट था वो क्लियर हो गया। ये 2 थे एक्सपेंसेस के लिए और ये 2 हैं रेवेन्यू के लिए, हमने ये कवर कर दिए। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा इनकम डिटर्मिनेशन में ये क्या कहता है। वो कहता है रिकग्नाइजिंग अनरिकॉर्डेड अर्न्ड रेवेन्यू। यहाँ पे क्या था, रिकॉर्डेड अनअर्न्ड रेवेन्यू, यहाँ पे कहता है अनरिकॉर्डेड अर्न्ड रेवेन्यू। क्या मतलब कि अब हमने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, ना तो हमने कस्टमर को बिल किया हुआ है, ठीक है, हमने कस्टमर को बिल नहीं किया, ना ही कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वो फोटोकॉपीइंग वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ ना, कि हमारी जो फोटोकॉपीइंग सर्विसेज है
हमने जो वो बनाया हुआ है, ठीक है। अब वो फोटो कॉपिंग सर्विसेज में फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, फॉर एग्जांपल इकरा स्कूल, ठीक है, इकरा। अब इकरा स्कूल ने हमें एक क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, SCSCHOOL, ठीक है। अब इकरा स्कूल ने हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि हमने क्या करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल इस तरह शुरू हुआ है, मैं यहाँ पे फिर डाल देता हूँ कि ये है जनवरी, जैन, और ये है फरवरी, ठीक है। उसने यहाँ पे आके यानी जनवरी के बिल्कुल एंड में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हम उसके लिए फोटो कॉपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी उसके एग्जाम्स हो रहे हैं। इकरा स्कूल में क्या हो रहा है, एग्जाम, और वो एग्जाम पीरियड है ये जनवरी से लेके फरवरी के इस यहाँ तक, फरवरी के एंड में भी नहीं बल्कि फरवरी मिड तक वो क्या हो रहे हैं, उनके एग्जाम हो रहे हैं। और इस एग्जाम के दिनों में जितनी भी फोटो कॉपिंग सर्विसेज हैं उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कौन कर रहा है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये है, ये सर्विसेज दे रहे हैं। यानी हम कहते हैं कि 20 जनवरी से वो शुरू हो रहा है और ये तकरीबन 15 फरवरी तक हमने उनको सर्विसेज देनी है। और वो कहते हैं कि आपने बिल बना के रखने हैं अपने साथ, बस जितनी भी हम आपसे फोटो कॉपी करेंगे आपने बिल बनाने हैं, हमारा जो बंदा होगा उसको साइन करेगा और आखिर में 15 फरवरी में आपने उसको कंपाइल करके क्लेम करना है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो पोर्शन है, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ये वाला, आपके ख्याल में ये रेवेन्यू हमने अर्न की या नहीं की जनवरी में? नहीं सर, अभी नहीं की। नहीं की, हमने तो सर्विस शुरू नहीं कर दी है 20 तारीख से। हमारे पास हमने देखें 20 तारीख से शुरू की हुई है, 31 तारीख तक हमने उसको सर्विसेज दे दी हुई है, लेकिन बिल हमने फैसला किया हुआ है कि बिल उसको 15 तारीख को देंगे टोटल में। तो हम कहेंगे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम ये मानते हैं कि ये अनरिकॉर्डेड है और अर्न रेवेन्यू है। ये है अर्न रेवेन्यू, हम इसको कमा चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने बिल्स देके अपने कि अब तक जो बिल्स हैं जिसको हमने फाइनल वो नहीं बनाया, फाइनल बिल नहीं बनाया, ये छोटे छोटे बिल जो होते हैं आपको पता है ना, वो छोटी छोटी चिट बनाते हैं फिर एक इनवॉइस बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चिट कैसे हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल से आते हैं कि लिखा होता है कि आप 20 कॉपीज कर दो, 40 कॉपी कर दो, 15 कॉपी कर दो, इस तरह, ठीक है। इस तरह के वो बिल्स हैं जिसपे उनके स्टैंप भी लगे हुए हैं। तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 से लेके 31 तक जो बिल्स हैं उसका टोटल कितना है। फॉर एग्जांपल हमने टोटल कर दिया कि वो है 1500, कितना है 1500। तो ये 1500 हम अर्न कर चुके हैं। हम क्या कर चुके हैं, अर्न। क्यों? क्योंकि हमने उनको फोटोकॉपी करके दी है कि नहीं दी? दे दिया सर, बिल्कुल। हाँ, जब हमने उसको फोटोकॉपी करके दे दिए हैं तो हमने अपनी तरफ से सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। हमने सर्विस प्रोवाइड किए हुए हैं लेकिन हमने अभी तक उनको इनवॉइस नहीं भेजा, हमने उनको बिल नहीं भेजा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 1500 हमारे जनवरी के मंथ का क्या है, रेवेन्यू है, लेकिन ये अनरिकॉर्डेड है। तो इसको अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, हाँ, ये अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू है। तो हमने इसको रिकॉग्नाइज करना है। देखें, रिकॉग्निशन है। अब इसको अगर रिकॉग्नाइज करेंगे और ये रेवेन्यू है तो आपके ख्याल में रेवेन्यू जब भी होगा तो उसको क्या करेंगे, ये इंक्रीज होगा ना, क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड, ये रेवेन्यू हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है, ये हो जाएगी क्रेडिट। ये 1500 हमने किससे लेने हैं? रिसीवेबल से, जो कि एसेट होगा और डेबिट होगा। इकरा स्कूल से लेने हैं। अच्छा, अगर इकरा स्कूल से हमने लेने हैं तो इकरा स्कूल हमारा कौन है, कस्टमर है ना। और कस्टमर को जब हम सर्विस दे देते हैं लेकिन कस्टमर उसके पैसे नहीं देता तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, अकाउंट आप लोग तो कमाल कर रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, उसमें भी इजाफा हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट। तो ये हमारी 4 किस्म की क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। इसको आज हमने सिर्फ पढ़ा है
कमिंग क्लास में ये अकाउंटिंग एंट्रीज हम पास करेंगे, इनको पोस्ट भी करेंगे। 4 किस्म की हमारी एडजस्टमेंट है। हम एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, एलोकेशन करते हैं रिकॉर्डेड कॉस्ट की, एलोकेशन करते हैं रिकॉर्डेड कॉस्ट की, रिकग्निशन करते हैं अनरिकॉर्डेड की, ठीक है। इसी तरह फिर एलोकेशन करते हैं रिकॉर्डेड अनअर्न्ड रेवेन्यू की, और फिर रिकग्निशन करते हैं अनरिकॉर्डेड अर्न्ड रेवेन्यू की। अर्न रेवेन्यूज। ये 4 किस्म की एडजस्टमेंट हम करते हैं। उसके मुताबिक हमें पता लग जाता है कि हमारी जो पीरियड है वो सही है या नहीं, या उसकी जो इनकम है वो हमें इकोनॉमिक रियलिटी के करीब तरीन जाके फिर हमें क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ऑप्शन। तो इसको अगर आप देखें इस कंडीशन को, तो इस कंडीशन में वो चारों हमने करने होंगे। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं ये वाली, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉस्ट है, इसमें से हमने एलोकेशन करनी है। हमने एलोकेशन करनी है स्टेशनरी की, कि ये स्टेशनरी से अब कितना हमारा एक्सपेंस हो चुका है, स्टोर सप्लाई से हमारा कितना एक्सपेंस हो चुका है, प्रीपेड रेंट से हमारा कितना एक्सपेंस हो चुका है, और इक्विपमेंट से कितना एक्सपेंस हो चुका हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम कुछ ऐसे भी रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं कि कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे हैं, ना लाइबिलिटी में नजर आ रहे हैं, ना एसेट में नजर आ रहे हैं। तो उसको रिकॉग्नाइज हम करवाएंगे, वो दूसरा किस्म का हो जाएगा कि हमारा एक्सपेंस तो हो रहा है लेकिन उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी भी आ रही है। यहाँ पे एक चीज है, वैसे ये देखें, यूटिलिटी बिल पेबल और यूटिलिटी एक्सपेंस, यानी हमने एक्सपेंस तो कर दिया हुआ लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, लेकिन ये पहले से ही रिकॉर्डेड है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इसी तरह जैसे हम कहते हैं टेलीफोन, हमने टेलीफोन इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन अब तक उसका बिल नहीं दिया, तो हम उसको भी एज टेलीफोन एक्सपेंस टू टेलीफोन बिल पेबल कर सकते हैं, वो हमारी दूसरी किस्म की एंट्री हो जाएगी। इसी तरह हमारा ये जो रेवेन्यू है, हम कहते हैं कि ये रिकॉर्डेड है। हो सकता है कि हमने इकरा स्कूल को, ये जो हमने एग्जांपल दिया है इसी के एग्जांपल के मुताबिक बना सकते हैं कि इकरा स्कूल को हमने पार्टली प्रोवाइड की हैं 1500 रुपए के सर्विसेज, लेकिन हमने उनको अब तक बिल नहीं किया हुआ, क्योंकि हमने बिल जो है फाइनली 20 या 15 फरवरी को देना है। तो इस तरह उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जब वो रिकग्निशन करेंगे तब ही हमें ट्रू पिक्चर ऑफ इनकम मिलेगी। जब तक हम ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हमें ट्रू पिक्चर ऑफ इनकम नहीं मिलेगी। हमें यहाँ पे तो लग रहा है कि हमने 800 या 8000 रुपए कमा लिए, लेकिन ये 8000 जो कमाई हुई चीज है ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट बीन एडजस्टेड। तो इसके बाद हमने सीखना है कि ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, और एडजस्टमेंट जब करेंगे तो उसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे, हम अपने ये जो टी अकाउंट्स है इसको कैसे अपडेट करेंगे, ये तमाम हम कमिंग क्लास में सीखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है सर। जी 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 सर, ये अकाउंटिंग पीरियड इशू में आपने बताया था कि जो है ना वो